Subscribe please and support us. We need only one subscribe to reach 100 subscriber and share this story to support us. राजस्थान जयपुर के एक बड़े से महल जिस पर बड़े बड़े शब्दों में सूर्यवंशी महल लिखा हुआ था, उसके सामने सफेद रंग की 4 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में गार्ड निकला और उसने उस गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसमें से एक औरत बाहर निकली जिसने बहुत महंगी साड़ी और गहने पहने हुए थे। आंखों पर गॉगल लगा रखा था, उसके हाथ में एक छोटी सी पस थी। वही उन बाकी की गाड़ियों से कुछ नौकर निकले जिनके हाथ में बड़ी बड़ी थालियां थी जिन पर लाल रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ था। मेरे पीछे आओ तुम सब, उस औरत ने नौकरों से कहा और वो औरत बड़े घमंड से मुस्कुराते हुए महल के अंदर चली गई। वही महल के अंदर एक बुजुर्ग आदमी जो सोफे पर पैर चाकर बैठा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसके पास एक नौकर आया और उसने सिर झुकाकर कहा, साहब बाहर कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, अपनी बात बोल। वो नौकर चुप हो गया। उसकी बात सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने अखबार नीचे रखा और अपनी राजपूतों वाली रौबदार आवाज में कहा, अंदर भेजो उन्हें। वही दूसरी तरफ जैसलमेर में राजपूत महल के एक कमरे में जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी की एक भी किरण उस कमरे में नहीं थी। उसी अंधेरे कमरे में एक 22 साल का नौजवान लड़का बेजान सा व्हील की पर बैठा उस कमरे में दरवाजे को देख रहा था। उसके पेट में से भूख के कारण आवाज निकल रही थी। वो बेबस बेसहारा लड़का इंतजार कर रहा था कि शायद किसी को तो उस पर दया आए और वो उसके लिए खाना लाए, पर शायद उस राजपूत महल में ऐसा कोई नहीं था। वो अपाहिज लड़का बहुत कमजोर था, बैठी जगह पर भी हिल रहा था। उसके शरीर की पलकें छोड़कर एक अनबेजान था। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये सोच उस लड़के की आंखों में से आंसू निकलने लगे। वही सूर्यवंशी होल्डिंग्स में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हर एक एम्प्लॉय अपने डेस्क की हर एक चीज सही जगह एकदम परफेक्ट रख रहा था, क्योंकि आज युवाना सूर्यवंशी अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट ऑफिस आ रही थी। तभी उस जगह हाई हील्स की आवाज गूंजने लगी और साथ ही जूतों की भी। एक बिजनेस सूट पहने लड़की आंखों पर गॉगल चढ़ाकर बड़े एटीट्यूड से अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसके पीछे उसके 2 पर्सनल गार्ड भी मौजूद थे जो हमेशा रहते हैं। वो लड़की आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से वो रुक गई और एक लड़की के सामने आकर रुक, जिसे देख वो लड़की हड़बड़ा गई। उसने सिर झुका लिया। उस लड़की ने अपनी आंखों पर से गॉगल हटाया और अपने सामने खड़ी एम्प्लॉय लड़की ऊपर से नीचे तक देखा और अपने साथ खड़े अपने असिस्टेंट से कहा, इसका रिजेक्शन लेटर तैयार करवा दो, कल से ये मुझे मेरे ऑफिस में दिखनी नहीं चाहिए। कहकर वो आगे बढ़ी। तभी उस एम्प्लॉय लड़की ने कहा, लेकिन क्यों मैम, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जिसे सुनकर वो लड़की मुड़ी और उसने उस लड़की को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये सूर्यवंशी होल्डिंग्स है, ना कि कोई कोठा। अगर यहाँ काम करना है तो हद और औकात में रहकर करना पड़ेगा। बात समझ आई तो अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ है, क्योंकि युवान सूर्यवंशी को अपनी प्रॉपर्टी में गंदी बिल्कुल भी पसंद होती। उस लड़की युवाना ने बिना किसी भाव से कहा। दरअसल उस एम्प्लॉय लड़की ने बहुत ही ज्यादा रेड लिपस्टिक लगा रखी थी और उसके शर्ट के ऊपर के कुछ बटन भी खुले थे जिससे उसका सीना साफ दिख रहा था। वो सबको रिझाने के लिए काफी था। मैम इस बार माफ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, उस लड़की ने रोते हुए कहा। युवाना ने अपने पीछे खड़े गार्ड को देखते हुए कहा, बाहर निकालो इसे। कसकर युवाना आंखों पर गॉगल लगाकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। वही गार्ड ने उस लड़की को पकड़ कंपनी से बाहर निकाल दिया और एक लेटर भी जिस पर लाल सीख का था, मतलब साफ था उस लड़की को अब कोई भी कंपनी काम नहीं देगी। वही दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल में वो औरत राजवीर सूर्यवंशी के सामने बैठी थी। वही राजवीर सूर्यवंशी के सामने नौकर एक एक कर थाल रख रहे थे। ये सब क्या है यामिनी बेटा? राजवीर सूर्यवंशी ने सामने बैठी यामिनी राजपूत से उन थालियों को देखते हुए कहा। शगुन है सूर्यवंशी साहब, यामिनी ने राजवीर जी को देखते हुए घमंड से उन थाल को देखते हुए कहा, जिसमें मिठाई तो किसी में फल किसी में गहने रखे हुए थे। किस बात का शगुन? राजवीर सूर्यवंशी ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर कहा। इस बार उसकी आवाज में राजपूत वाला रौब था। तभी यामिनी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे बेटे को आपकी पोती पसंद आ गई है, इसलिए ये सब शगुन लेकर शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। यामिनी की बातों में उसका घमंड साफ दिख रहा था, जिसे भापते हुए राजवीर सूर्यवंशी ने कहा, मैं देवांश राजपूत को अपने बेटे जैसा मानता हूं और हमारे संस्कारों में भी औरतों की इज्जत करना सिखाया है, इसलिए तुम यामिनी राजपूत तुम अभी तक यहाँ बैठी हो उन थाल को देखते हुए। ये सब हमारे पास बहुत है और तुम्हें क्या लगता है ये सब देख मैं अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें बेच दूं? कभी नहीं। ये सब लो और चली जाओ यहाँ से, क्योंकि सूर्यवंशी खानदान में घर का हर एक फैसला बड़ों के साथ मिलकर किया जाता है और मुझे नहीं लगता कि इस सब के बारे में देवांश को पता होगा। कहकर राजवीर जी खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
अब तुम जा सकती हो कहकर वो अपने हाथ पीछे बांध ऊपर जाने लगे। तभी यामिनी ने जोर से कहा, मेरा बेटा आपकी पोती से प्यार करता है और मैं अपने बेटे से उसे जो चाहिए मैं उसे हर हाल में देती हूँ, फिर चाहे अब वो आपकी पोती युवाना सूर्यवंशी भी क्यों ना हो। मैं कल फिर आऊंगी घर के बड़ों को लेकर आपसे रिश्तेदारी करने। कहकर वो चुप हो गई और चली गई। देवांश के कारण तुम्हारी बातों को सहा है, वरना एक सूर्यवंशी से ऊंची आवाज में बात करने का अंजाम क्या होता है ये मैं तुम्हें जरूर बताता। राजवीर सूर्यवंशी ने जाती हुई यामिनी को देखते हुए कहा। जैसलमेर राजपूत महल में यामिनी गुस्से से अंदर आए और उसने टेबल पर रखे थाल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। आज तक मेरी किसी ने भी बेइज्जती नहीं की, लेकिन तुमने राजवीर सूर्यवंशी, तुमने अपनी बातों से जो मेरी बेइज्जती की है उसका बदला तो मैं जरूर लूंगी। अब तो तेरी पोती मेरे घर की बहू बनकर रहेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तभी उसकी नजर एक नौकरानी पर गई जो हाथ में कुछ लेकर जा रही थी, जिसे देखकर यामिनी ने कहा, रुको। वो नौकरानी सिर झुकाकर वही खड़ी होगी। यामिनी उसके पास आए और उसके हाथ में खाने की ट्रे देखकर कहा, किसके लिए है ये खाना? मालकिन, वो अंश बाबा के लिए है ये खाना, उस नौकरानी ने धीरे से कहा, जिसे सुनकर यामिनी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। उसने उस नौकरानी के हाथ से ट्रे ली और कहा, ये मुझे दे और जाकर अपना काम कर। कहकर उसने उस नौकरानी को घूरा, जिसे सुनकर वो नौकरानी जी मालकिन बोल चली गई। यामिनी ने एक नज़र खाने को देखा और लिफ्ट से सबसे ऊपर वाले कमरे में चली गई। जहां अंश व्हील चेयर पर बैठा अभी दरवाजा को एक उम्मीद से देख रहा था। दरवाजा खुला और यामिनी अंदर आई। उसे देखकर अंश की आंखों में अड़ब फैल गया। अंश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। तुम्हारी आंखों में अपने लिए खौफ देखकर बहुत सुकून मिलता है, यामिनी ने जहरीली मुस्कान के साथ खाने की ट्रे टेबल पर रख अंश की तरफ देखते हुए कहा। अंश उसे देख ही नहीं रहा था, उसके हाथ पैर में कंपन होने लगी थी। अड़क की वजह से यामिनी ने ट्रे में से सूप लिया और अंश के सामने खड़े होकर चम्मच में सूप भर अंश के होठों के पास किया। खा लो बेटा, बाद में तुम्हें दवाई भी खानी है। दांत पीसते हुए जबरदस्ती अंश को वो सूप पिलाते हुए कहा, अगर तुमने दवाई नहीं खाई तो तुम ठीक हो जाओगे और मैं नहीं चाहती कि तुम ठीक हो और मेरा सच जाकर देवांश को बताओ। कहकर उसने जबरदस्ती अंश को सूप पिलाया। आधा सूप तो अंश के कपड़ों पर ही गिरा था। अंश हिल रहा था, बैठे बैठे उसे ठीक से खाना भी नहीं आता था और कोई ऐसा भी नहीं था जो उसे ठीक से खिला सके। यामिनी ने दवाइयां ली और जबरदस्ती अंश के मुंह में भरकर उस पानी पिला दिया। अंश वो दवाई खा नहीं रहा था, बिल्कुल अपनी माँ की तरफ धिट है, पर मुझे भी आता है तुम जैसों को झुकाना, यामिनी ने कहा और अंश का कान दबाकर बंद कर दिया, जिसे अंश सांस नहीं ले पा रहा था। ना चाहते हुए भी अंश को वो दवाई निकली। तब जाकर यामिनी ने अंश का कान को छोड़ दिया और उसके बालों को कसकर पकड़ अंश के चेहरे को ऊपर कर दांत पीसते हुए कहा, मरते दम तक तुम्हें इसी कमरे में इसी व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। कोई नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा हाथ थाम तुम्हें इस अंधेरे से बाहर रोशनी में लेकर आने के लिए कोई नहीं, तुम अकेले अपनी आधी बची जिंदगी जियोगे। कहकर यामिनी ने अंश की व्हीलचेयर को धक्का दिया, जिसे अंश की व्हीलचेयर जोर से दीवार से जा लगी। यामिनी वहां से गुस्से से चली गई। अंश की आंखों में से आंसू पानी की तरह निकलने लगे। रात का वक्त सूर्यवंशी महल। राजवीर सूर्यवंशी डाइनिंग टेबल पर बैठे युवाना का इंतजार कर रहे थे, पर वो अपने ही किन्हीं ख्यालों में गुनमा थे। तभी युवाना अपने कमरे में से फ्रेश होकर आए और अपनी चेयर पर बैठकर राजवीर दादाजी से कहा, जब से मैं कंपनी से लौटी हूं तब से देख रही हूं आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है दादू? युवाना की आवाज सुनकर राजवीर जी होश में आए और उन्होंने कहा, आज तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था। ओ तो आपने क्या कहा? युवाना ने एक बाइट खाते हुए कहा। दादाजी ने कहा, यामिनी राजपूत आई थी अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने, मैंने मना कर दिया क्योंकि उस औरत में घमंड के साथ मक्कारी भी भरी हुई है। कहकर उन्होंने युवाना को देखा। अच्छा हुआ आपने मना कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में किसी मर्द के लिए जगह नहीं बनानी, मेरा हो गया है, आप डिनर एंजॉय करें। युवाना बिना किसी भाव से कहा चेयर पर से खड़ी हुई और जाने लगी, जिसे देखकर दादाजी ने कहा, पर शाम को देवांश राजपूत से मेरी बात हुई, मैंने तुम्हारी शादी उसके बेटे से तय कर दी बिना मेरी परमिशन के। युवाना ने मुड़कर राजवीर जी को देखते हुए हैरानी से कहा। दादाजी ने कहा, उसने मुझसे पहले वादा लिया था और फिर शादी की बात रखी, और आप युवाना आप जानती हैं एक राजपूत अपने वादे से मुकरते नहीं है, इसलिए मैंने शादी का प्रस्ताव मंजूर किया। मैं आपके वादे की इज्जत करती हूँ दादू, लेकिन मेरे युवाना सूर्यवंशी के भी कुछ वसूल है, और ये कि मैं जो मुझे सही लगे वो मैं करती हूँ, और आप जो कह रहे हैं वो मुझे सही नहीं लग रहा, इसलिए मुझे शादी नहीं करती। कहकर युवाना अपने कमरे की ओर जाने लगी। आज तक हमने आपकी हर बात मानी युवाना, आपके फैसले लेने का हक हमेशा आपको ही दिया, लेकिन इस बार नहीं, आपको ये शादी करनी पड़ेगी, और वैसे भी राजपूत खानदान हमारी बराबरी का है, हमें यकीन है आप वहाँ खुश रहेंगी। दादाजी ने अपनी रोबदार आवाज में युवाना से कहा।
दादू आप तो कह तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं बाकी लड़कियों की तरह दूसरों पर निर्भर हूँ, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं युवाना सूर्यवंशी हूँ जिसे किसी मर्द के सहारे की जरूर नहीं है, कहकर युवाना अपने कमरे में चली गई। दादाजी उसे जाते हुए देखते ही रह गए। अगले दिन दोपहर के करीबन 2 बज रहे थे। सूर्यवंशी होल्डिंग्स में युवाना अपने केबिन में बैठ कुछ फाइल पर साइन कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ, जिसे देखकर युवाना ने कॉल रिसीव किया, पर दूसरी तरफ की खबर सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। युवाना के हाथ से फोन नीचे गिर गया। युवाना जल्दी से खड़ी हुई और बाहर की तरह दौड़ लगा दी। अब आगे हॉस्पिटल में युवाना अपने गार्ड के साथ भारी कदमों से एक वार्ड की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वार्ड के अंदर दादाजी हॉस्पिटल बेड पर बैठे अंगूर खा रहे थे। तभी वहां के डॉक्टर उनके पास आए और कहा, सूर्यवंशी साहब आपकी पोती इस तरफ ही आ रही है। डॉक्टर की उम्र दादाजी के जितनी ही थी। वही डॉक्टर की बात सुनकर दादाजी ने जल्दी से अंगूर को बेड के नीचे छिपा दिया और कहा, ऐसा नाटक करना कि जैसे मैं 2 दिन का मेहमान हूं, कहकर दादाजी बेड पर लेट गए। वही डॉक्टर ने जब दादाजी की बात सुनी तो हंसते हुए उसकी बाजू पर ब्लड प्रेशर चेक करने का कुछ लगाते हुए कहा, सूर्यवंशी साहब ये सब नाटक किस लिए, आप तो एकदम ठीक ठाक हैं। तो उन्हें हंसी आ रही थी। मेरी एक लौती पोती को शादी के लिए मनाने के लिए, दादाजी ने कहा और ऐसे प्रिंटेड करने लगे जैसे वो बहुत बड़े हार्ट अटैक से बचकर निकले हो। वही डॉक्टर हंसते हुए कुछ कहने ही वाले थे, पर कि तभी उनके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज पड़ी तो डॉक्टर ने दादाजी का ब्लड प्रेशर चेक करना का नाटक करते हुए सीरियस होकर कहा, सूर्यवंशी साहब आपको किस बात की इतनी चिंता है कि इतनी हाई लेवल तक ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। वही डॉक्टर की बात सुनकर युवाना दरवाजे पर ही चुपचाप खड़ी हो गई। तभी दादाजी ने घिरे से कराहते हुए कहा, क्या बताओ डॉक्टर साहब, मेरी एक लौती पोती की शादी की चिंता मुझे सताई जा रही है। अब इस बूढ़े की सिर्फ एक ही इच्छा है कि मरने से पहले अपने जिगर के टुकड़े का घर बसता हुआ देखूं। दादाजी को पता था कि युवाना दरवाजे पर ही खड़ी है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। दादाजी ने देवांश राजपूत से वादा भी किया था कि वो अपनी पोती की शादी उसके बेटे अर्धव राजपूत से करवाएंगे और दादाजी देवांश राजपूत को अच्छे से जानते थे। अगर यामिनी राजपूत को साइड किया जाए तो राजपूत खानदान में सभी अच्छे थे, ऐसा दादाजी को लगता था। और वो चाहते भी थे कि अब युवाना शादी कर ले, इसलिए युवाना को शादी के लिए मनाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, सूर्यवंशी साहब मैं आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते कहूंगा कि ज्यादा स्ट्रेस ना ले, वरना कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस तो मेरा तब खत्म होगा ना जब मेरी पोती की डोली उठेगी, पर वो है कि अपने दादा को स्ट्रेस दिए जा रही है, दादाजी ने बेचारा बनते हुए कहा। डॉक्टर ने चेकअप कर कहा, अच्छा आप आराम कीजिए, कहकर जाने के लिए मुड़े तो युवाना को देखकर जानबूझकर कहा, अरे युवाना बेटा तुम कब आए, कहकर वो ऐसे प्रिंटेड करने लगे जैसे उन्हें पता ही ना हो युवाना के आने का। युवाना ने डॉक्टर की बात को इग्नोर किया और अपने दादा की तरफ बढ़ी। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर चले गए। तो यहाँ मेरी शादी का स्ट्रेस लेकर अपनी तबीयत खराब की जा रही है, युवाना ने अपने हाथों को सीने पर बांधते हुए कहा। वही युवाना की बात सुनकर भी दादाजी ने उसकी तरफ नहीं देखा, जिसे सुनकर युवाना की आंखें छोटी हो गई। तो आप अब नाराज भी होने लगे हैं, युवाना ने एक बार फिर से कहा, जिसे सुनकर दादाजी ने बिना युवाना की तरफ देखकर ही कहा, अब तो ये नाराजगी तभी खत्म होगी जब तुम शादी के लिए हाँ कहोगी। और अगर मैं हाँ कह दूं तो युवाना ने अचानक से कहा, जिसे सुनकर दादाजी ने खुशी और थोड़ी हैरानी से उससे देखा। ये इतनी जल्दी मान गई, दादाजी ने मन ही मन कहा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, युवाना ने कहा। तो मेरी नाराजगी भी खत्म और स्ट्रेस भी, दादाजी ने खुशी से मुस्कुरा कर कहा। अपने दादा की खुशी देख युवाना हल्के से मुस्कुरा दी। वो होने वाले दामाद जी हॉस्पिटल के पास वाले कफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, दादाजी ने फटाक से कहा। पता है मुझे आपका नाटक भी और स्ट्रेस भी, युवाना ने कहा और अपने दादा को घूरते हुए बाहर चली गई। वही दादाजी अपना नाटक पकड़ी आ जाने पर हड़बड़ा गए। वही कफे में जब युवाना अंदर एंटर हुई तो अचानक से उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिरी, जिसे देख युवाना की आंखें सर्द हो गई। ये बाकी लड़कियों जैसे चोचले युवाना को पसंद नहीं थे। युवाना ने अपने बालों में से फूलों की पंखुड़ियां हटाई, तभी अचानक से कोई उसके सामने बड़ा सा फूलों का बुके लेकर खड़ा हो गया। वो शख्स का चेहरा देख नहीं पा रही थी क्योंकि उस शख्स ने बुके अपने चेहरे के सामने पका हुआ था और वही कफे भी पूरा खाली था। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्यूचर वाइफ, उस शख्स ने चेहरे के सामने से बुगे हटाकर युवाना की तरफ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा। युवाना ने उस शख्स को एक नजर में स्कॉन किया। एक टी शर्ट और उस पर एक जॉकेट और जीन्स बूट और एक हाथ में महंगी वॉच पहने वो लड़का काफी हैंडसम था। तो तुम हो दादाजी के दामाद, युवाना ने अपने हाथ सीने पर बांध उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा।
युवाना की आवाज और नजरें एकदम सर्द थी। हाँ दादा का दामाद और तुम्हारा होने वाला पति अर्धव राजपूत, यामिनी के लाडले बेटे अर्धव राजपूत ने युवाना के जिस्म को ऊपर से नीचे तक अपनी नजरों में उतारते हुए कहा। अर्धव राजपूत। युवाना बुदबुदाए। सुना है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। आंखें सिकुड़ते हुए, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ और मुझे देखा कब? मतलब हम अभी किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं मिले हैं, क्योंकि तुम्हें देखकर ही लगता नहीं कि तुम अभी अपनी बाप की कमाई पलते हो। इसलिए कहते कहते युवाना के होठों पर अर्धव की मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। वही युवाना की बात सुन अर्धव के जबड़े कस गए। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिजनेस के साथ साथ मजाक भी अच्छा कर लेती हो। वैसे तुम्हें कौन नहीं जानता, युवाना सूर्यवंशी की होल्डिंग्स की एकलौती वारिस द यंगेस्ट बिजनेस वुमन। उफ, तुम्हारी यही आदा और एटीट्यूड देखकर ही तो मैं तुम्हारा दीवाना बन बैठा हूँ। इसलिए तो कल मॉम को भी तुम्हारे घर हम दोनों की शादी की बात करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम्हारे दादा ने उन्हें साफ मना कर दिया। फिर मैंने अपने डैड को मनाया और देखो आज तुम यहाँ हो। कहकर अर्धव ने युवाना के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन युवाना ने उसकी बात की उंगली को ऐसे पकड़ा जैसे कोई गंदा रुमाल पका हो। अपने हाथों और जज्बातों को काबू में रखो अर्धव राजपूत, क्योंकि बीवी बनी नहीं अभी तुम्हारी, और मुझे नहीं लगता कि अभी बनूगी भी, तो हद में रहो। कहकर युवाना ने अपनी सर्द निगाहों से अर्धव को वार्निंग दी। उफ, तुम्हारी यही आदत तो कातिल है यार। चलो अब तुम्हें छूने के लिए तुम्हारा पति बनकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, अर्धव ने कहा और अपनी उस उंगली को चुमा जिसे युवाना ने पका हुआ था। युवाना ने जब अर्धव की बात सुनी तो उसकी मुट्ठी कस गई। इस लड़के की बात करने की टोन से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे नाजुक सी भोली भाली लड़की समझता हो। युवाना ने सोचा, अर्धव राजपूत, शायद तुम अभी तक मुझे ठीक से जानते नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब जान जाओगे कि युवाना सूर्यवंशी चीज क्या है। युवाना ने इविल स्माइल करते हुए कहा और अपनी आंखों पर गॉगल चढ़ाकर वहां से चली गई। अर्धव उसे जाते हुए देख मुस्कुरा रहा था। अब आगे। रात का वक्त, राजपूत महल में सभी डिनर कर सोने चले गए थे, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो थे देवांश राजपूत, जो महल के सबसे ऊपर वाले कमरे के दरवाजे के सामने खड़े थे। और वो कमरा था अंश का। देवांश जी ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांककर देखा तो पाया कि उसका प्यारा सा बेटा बेड पर लेटे हुए ऊपर छत को देख रहा था, जिसे देखकर देवांश राजपूत के होठों पर एक स्माइल उभर आए। वो अंदर आए और उन्होंने बेड के पास चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या बात है, मेरा शेर अभी तक सोया क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर अंश ने उन्हें देखा तो किसी छोटे बच्चे की तरफ हंसने लगा। अपने बेटे की हंसी देख देवांश जी ने अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे शेर को कहानी सुननी है। जिसे सुनकर अंश ने हंसते हुए पलकें झपका दी, जिसे देखकर देवांश जी की आंखें अचानक से नम हो गई। उसका बेटा आज भी 6 साल का है, सिर्फ उम्र बढ़ी है, उसका मन और दिमाग अभी छोटे बच्चे जैसा है। देवांश जी ने एक बुक ली और अंश को कहानी सुनाने लगे। जो रात को देवांश जी अंश को कहानी सुनाकर सुलाते थे, और जब तक अंश नहीं सोता वो वहां से जाते नहीं थे। देवांश जी की जान था अंश। अंश देवांश और अमृता राजपूत के प्यार की निशानी था अंश, जिसे देवांश राजपूत बहुत चाहते हैं। कुछ देर बाद अंश कहानी सुनते सुनते सो गया, तो देवांश जी ने अंश के सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा, तुम्हें ऐसे देख बहुत दर्द होता है बेटा, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। करोड़ों की दौलत है मेरे पास, लेकिन वो भी मेरे किसी काम नहीं आ रही है। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? कहते कहते देवांश जी की आंखें से आंसू निकल आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अंश के माथे को चूमते हुए कहा, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो हर पल तुम्हारी ढल बन तुम्हारे सामने खड़ी रहे। कम से कम मरने के बाद तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि तुम्हें संभालने के लिए कोई तो है। कहकर उन्होंने अंश को ठीक से कवर किया और चले गए। सूर्यवंशी महल में स्टडी रूम में युवाना अपने किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी दादाजी अंदर आए और युवाना के सामने बैठकर कुछ बोलने को हुए कि तभी युवाना ने अपना काम करते हुए ही कहा, मुझे वो बाप के टुकड़ों पर पलने वाला अर्धव राजपूत पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। तो आप जाकर राजपूतों को बता दे कि शादी इसी हफ्ते होगी, क्योंकि मुझे अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जाना है अपनी एक बिजनेस डील के लिए। कहकर युवाना चुप हो गई और अपना काम करने लगी। वही युवाना की बात सुनकर दादाजी ने कहा, अर्धव राजपूत अभी बिजनेस में नहीं है, लेकिन देवांश के बाद वही राजपूत इंडस्ट्री को संभालेंगे। और रही बात इस हफ्ते शादी की, तो बिजनेस डील कैंसल कर दो, एक दिल से हमारी कंपनी सड़क पर नहीं आ जाएगी। और युवाना, शादी के बाद आपको घर और कंपनी दोनों संभालना नहीं होगा, तो आपकी शादी के बाद सूर्यवंशी होल्डिंग्स को तुम्हारा पति अर्धव संभाल लेगा।
दादू शादी के लिए हाँ की है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं शादी के बाद घर गृहस्थी संभालती रहूं और वहाँ वो निकम्मा अर्धव राजपूत मेरी कंपनी को बर्बाद कर दे। दादू आपको पता है मुझे मेरी चीजें शेयर करना पसंद नहीं और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मैंने आज तक अपनी कोई भी चीज किसी के भी साथ शेयर नहीं की और ये भी जानते हैं कि जिसने भी मेरी चीज को मेरी बिना परमिशन के छूने की कोशिश तो मैंने उस चीज का क्या हश्र किया है, बर्बाद कर देती हूँ उस चीज को, क्योंकि मुझे किसी का झूठा पसंद नहीं। शादी हो या ना हो मैं जैसी आज हूँ वैसी ही आगे भी रहूंगी। बदलाना युवाना सूर्यवंशी फितरत नहीं, युवाना ने गुस्से से कहा। अपनी चीजों के मामले में परिवार के और कंपनी के मामले युवाना सामने कोई भी हो उसे देखती नहीं। आज उसके दादू ने कंपनी की बात की, वो कंपनी जिसे अभी उसके पापा अपने बच्चे के तरह चाहते थे। और हमेशा जब युवाना छोटी थी तो हमेशा कहते थे कि मेरे बाद इस कंपनी को, अपने परिवार को तुम्हें संभालना है। कंपनी रघुवेंद्र सूर्यवंशी की जान थी और उनकी जान युवाना की जान। ये सोचकर ही 19 साल की उम्र में युवाना ने स्टडीज करते हुए सूर्यवंशी होल्डिंग्स संभाली थी और आज उस कंपनी की इंडिया की ब्रांच ही करोड़ों छापती है। सूर्यवंशी होल्डिंग्स के आगे राजपूत इंडस्ट्री कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा और मैं देवांश से बात कर पंडित को बुलाता हूँ। अगर इस हफ्ते में कोई अच्छा मुहूर्त हो तो शादी इसी हफ्ते में होगी, दादाजी ने भी सर्द आवाज में कहा और जाने लगे। तभी युवाना ने कहा, अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग कर रहे हैं आप। युवाना ने दादाजी की पीठ को घूरा। दादाजी कुछ पल रुके और बिना कुछ बोले चले गए। उसके जाने के बाद युवाना ने अपना फोन लिया और किसी और कॉल कर कहा, राजपूत खानदान की हर एक फॉर्मेशन कल मुझे मेरे कंपनी आने से पहले अपने डेस्क पर चाहिए। कहकर बिना कुछ सुने युवाना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अपना फोन टेबल पर रख वहां रखा कॉफी मग हाथ में लिए युवाना विंडो के पास खड़ी हुई और कॉफी का एक जीप लेकर ही कहा, राजपूत खानदान की बहू बनने जा रही हो। आखिर मुझे भी तो पता हो कि जिस खानदान में मैं युवाना सूर्यवंशी कदम रखने जा रही है वो कैसा है और कैसा नहीं। कहते वक्त युवाना का चेहरा एकदम सख्त था। अब आगे। अगले दिन सूर्यवंशी महल के हॉल में देवांश राजपूत और यामिनी और राजवीर सूर्यवंशी जी मौजूद थे। उसके साथ पंडित जी भी थे जो शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकलवा रहे थे। इस हफ्ते की 29 तारीख का मुहूर्त निकला है, मतलब आज से 3 दिन बाद का मुहूर्त, जो बहुत ही शुभ है, पंडित जी ने सभी से कहा। जिसे सुनकर देवांश राजपूत और दादाजी के माथे पर शिकन पड़ गई। दादाजी ने परेशान होते हुए कहा, अब कैसे होगा सब, 3 दिन में शादी की तैयारियां कैसे होगी। और युवाना की जिद एक अलग ही है। मुझे लगता है कोई दूसरा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। आखिर राजपूत और सूर्यवंशी खानदान एक होने जा रहे हैं तो शादी तो धूमधाम से करनी चाहिए, देवांश जी ने सभी को देखते हुए कहा। उनकी बात पूरी हुई कि तभी अचानक से एक रौबदार आवाज वहां गुंजी, सॉरी मिस्टर राजपूत, पर अगर आपको सूर्यवंशी खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना है तो 3 दिन के बाद ही शादी होगी, वरना भूल जाए कि युवाना सूर्यवंशी आपके घर की बहू बनेगी। ये आवाज युवाना की थी जो दरवाजा से अंदर आते हुए कही थी। जिसे सुनकर सभी ने युवाना की तरफ देखा। युवाना बड़े रौब से आए और वहां सोफे पर बैठ गई और उसने देवांश राजपूत की तरफ देखा और सीरियसनेस के साथ कहा, शादी 3 दिन बाद होगी, पर अर्धव राजपूत से नहीं बल्कि अंश राजपूत से। अगर रिश्ता मंजूर है तो हाँ कर दीजिए। युवाना का ऑरा बहुत अलग था। चेहरे पर ना कोई घबराहट और अपनी बात कहते वक्त ना कोई झिझक, सीधे मुद्दे की बात। वहीं दूसरी तरफ युवाना की बात सुनकर देवांश जी, दादाजी और यामिनी तीनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। दादाजी ने एक नज़र देवांश जी को देखा और युवाना से गुस्से से कहा, युवाना आप क्या बोल रही हो, ये आपको भी पता है। आपकी शादी हमने अर्धव राजपूत से तय कराई है, ना अंश से। सूर्यवंशी साहब, आपकी पोती खुद को समझती क्या है। यहाँ मैंने अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगा और आपकी पोती उस अपाहिज से शादी करना चाहिए है, यामिनी ने खड़े होकर गुस्से से कहा। पर गुस्से में वो एक भूल गई कि उसने क्या कहा। यामिनी के मुंह से अपने बेटे के लिए अपाहिज सुन देवांश जी ने यामिनी को गुस्से से घूरा, पर यामिनी युवाना को गुस्से से घूर रही थी, जो सोफे पर पैर रख शांत बैठी थी। थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख क्या लिया, अपने बाप दादा की कंपनी क्या संभाल ली, ये लड़की खुद को मर्द समझने लगी है, यामिनी ने दांत पीसते हुए युवाना से ऊंची आवाज में कहा। उसे गुस्सा आ रहा था। उसका बेटा युवाना से प्यार करता है और ये लड़की उस अपाहिज से शादी करना चाहती है। वही युवाना ने जब यामिनी की बात सुनी तो उसकी आंखें सर्द हो गई। वो गुस्से से खड़ी हुई और आगे बढ़ एक जोरदार थप्पड़ यामिनी के गाल पर जड़ दिया। चटाक की एक जोरदार आवाज वहां गूंज उठी। सभी हैरान युवाना और यामिनी को देखने लगे। तेरे इतनी हिम्मत, यामिनी अपने बात पूरी करती उससे पहले युवाना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, आवाज नीचे यामिनी राजपूत, क्योंकि तुम जहां खड़ी हो वो युवाना सूर्यवंशी का घर है, जहां ऊंची आवाज में बात सिर्फ सूर्यवंशी ही कर सकते हैं। और यहाँ ये थप्पड़ तुम्हारी ऊंची आवाज और शब्दों के लिए था। मेरे सामने अपनी आवाज और जुबान को लगाम लगा कर रखना, समझी। युवाना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा।
वही यामिनी राजपूत के जबड़े भी कसे हुए थे। साफ था ये थप्पड़ थप्पड़ नहीं, उसका अपमान था। उसने गुस्से का घूंट जबरदस्ती पिया और बिना कुछ बोले बाहर निकल आए। लड़की, ये तुमने ठीक नहीं किया, एक लड़की होकर इतना घमंड अच्छा नहीं होता, देवांश जी ने कहा और दादाजी से हाथ जोते हुए कहा, आप मेरे बाप समान हैं इसलिए आपकी इज्जत करता हूँ, माफ करे पर जहाँ मेरी बीवी की बेइज्जती हुई उस घर से हम कोई रिश्ता नहीं रख सकते। कहकर देवांश जी जाने लगे। तभी युवाना ने कहा, रिश्ता तो अब भी जुड़ेगा आपके बेटे अंश के साथ। उसने देवांश जी की ओर देखा। तुम जैसी बदतमीज लड़की के साथ मैं अंश की तो क्या अब अर्धव की भी शादी नहीं करूंगा, देवांश जी ने कहा और चले गए। युवाना उन्हें जाते हुए देखकर इविल की करने लगी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी युवाना, आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया, दादाजी ने गुस्से से कहा। युवाना ने दादाजी को बिना किसी भाव से देखे और कहा, वो औरत मेरे घर में मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी और आप जानते हैं मुझे सिर्फ अपनी ऊंची आवाज सुनना पसंद है, और रही बात शादी की तो मैं शादी कर पे छोटे ऊ की मात्रा ग पे बड़ी ई की मात्रा तो सिर्फ अंश राजपूत से, कहकर युवाना जाने लगी। दादाजी ने अपनी राजपूतों वाली आवाज में पूछा, क्या आप जानती हैं कि अंश राजपूत एक अपाहिज है और आप उनसे शादी करना चाहती हैं? क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? वजह की वजह को आप समझेंगे नहीं, और हाँ मुझे सब पता है अपने होने वाले पति के बारे में, कहकर युवाना अपने रूम में चली गई। रूम में आकर युवाना वॉशरूम में जाकर युवाना ने नल चालू कर पानी अपने मुंह पर मारा। उसने खुद के अक्स को मिरर में देखा। एक पार्क में एक बेंच के पास एक 7 साल का लड़का व्हीलचेयर बैठा रो रहा था। तभी एक छोटी सी लड़की अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलते हुए उसके पास आए और उसने अपना रुमाल उस लड़के के सामने किया। वो लड़का रोते हुए उस लड़की को देखने लगा, जो बहुत मोटी सी छोटी सी थी। रुमाल लो और अपने हाथ छुछाप कर लो, उस मोटी सी छोटी सी लड़की ने अपनी तोतली आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने रुमाल लेकर अपने आंसू साफ किए। तुम लड़के होकर लो तो हो, उस लड़की ने कहा। क्यों लड़के रो नहीं सकते क्या? उस लड़के ने सुबकते हुए कहा। नहीं लो सकते, उस लड़की ने मुंह फुलाते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने पूछा। नहीं मैं क्यों, अपना नाम पहले बताओ, तुम बताओ अपना नाम पहले, उस लड़की ने जिद्दी बनते हुए कहा। मेरा नाम अंश है, अब तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम ना युवाना सूर्यवंशी है, उस मोटी सी छोटी सी लड़की युवाना ने अपनी तोतली आवाज में घमंड से कहा। अचानक युवाना अपने अतीत से बाहर निकली। उसने मिरर में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा अंश, अब तुम्हें मैं खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। सुबह जब युवाना ने जब राजपूत खानदान की हर एक जानकारी देख रही थी कि तभी उसकी नजर अंश राजपूत पर गई और वहां अपने बचपन के अंश को देख उसकी हैरानी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बचपन 2 पल की मुलाकात में 5-6 साल की युवाना अंश प्यार कर बैठी, पर बचपन उस प्यार को उसने एक बेस्ट फ्रेंड का नाम दिया था। लेकिन फिर बड़े होकर वो प्यार में बदल गया, पर दिल के किसी कोने में उसने उसे छिपा दिया, जिसका पता युवाना को भी नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ अंश पता था, अंश राजपूत नहीं। अगर राजपूत नाम पता होता तो शायद आज युवाना के 2-3 बच्चे होते। पर जब व्हील चेयर पर बैठे 22 साल के अंश की तस्वीर को देखा तो वो एक पल में पहचान गई कि वो उसका अंश है, वही रोड्डू अंश। राजपूत महल में यामिनी जब अकेली अपने ड्राइवर के साथ महल लौटी तो उसने देखा कि हॉल में अर्धव बेसब्री से उसी का ही इंतजार कर रहा था। यामिनी को जब अर्धव ने देखा तो जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर जल्दी से कहा, मॉम क्या कहा? पंडित जी ने कब का मुहूर्त निकला है और क्या वहां मेरी युवाना थी? वो इतना बेसब्र दिख रहा था कि उसका बस चलता तो अभी युवाना से शादी करता और सुहागरात मनाकर बच्चे पैदा करता, पर उसके बस में नहीं था। वही यामिनी ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो गुस्से से उसका हाथ अपने हाथ से झटकते हुए कहा, अरे भाड़ में मुहूर्त और भाड़ में गई तुम्हारा वो युवाना। कहकर वो गुस्से से जाने लगी तो अर्धव ने उसे रोकते हुए कहा, वहां कुछ हुआ है क्या? मॉम आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो और ये आपके गाल को क्या हुआ है? कहते हुए अर्धव ने यामिनी के सुजे हुए लाल गाल को देखा, जिस पर युवाना की उंगलियों के निशान थे। 1 मिनट, आपको किसी ने थप्पड़ मारा है क्या? आप मुझे उसका नाम बताए, उसका हाथ मैं तोड़ दूंगा, अर्धव ने गुस्से से कहा। हाथ तो ना है ना तो जाओ जाकर उस युवाना सूर्यवंशी का तोड़ो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। उस लड़की ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अगर तुमने उसका हाथ तोड़ा भी तो मैं फिर भी उसे नहीं छोड़ूंगा, यामिनी ने दांत पीसते हुए कहा। वही अर्धव यामिनी की बात सुनकर हैरान रह गया। आपको थप्पड़ युवाना ने मारा, लेकिन क्यों? अर्धव ने पूछा। क्योंकि आपकी माँ अब बड़ों के बीच कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हैं, देवांश राजपूत ने अंदर आते हुए कहा। वो भी बहुत बेहद गुस्से में लग रहे थे। वही अपने डैड की बात सुनकर अर्धव ने उस तरफ देखा। देवांश आप उस बदतमीज लड़की की तरफदारी कर रहे हैं, यामिनी देवांश को घूरते हुए कहा।
देवांश जी ने यामिनी पर उंगली पॉइंट कर कहा, हम उस लड़की तरफदारी नहीं बल्कि आपकी हरकतों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। यामिनी, आपक जरूरत नहीं थी उस वक्त बीच में बोलने की, उस लड़की से हम भी बात कर सकते थे, लेकिन आपकी हरकतें हमें हर बार गुस्सा दिला जाती हैं। आपको उस वक्त कोई जरूरत नहीं थी मेरे बेटे अंश को अपाहिज करने की, कहते वक्त वो उससे से कांप रहे थे। वही यामिनी ने जब देवांश की बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, मेरा बेटा हर बार सिर्फ यही। देवांश, आप हर बार उस अंश की तरफदारी करते हैं। आपने कभी मेरे बेटे और मेरी बेटी के सिर प्यार से हाथ फेरा, कभी दो मीठी बातें अर्धव और रूही से की। आप उस अंश के आगे ये भूल जाते हैं कि अर्धव और रूही भी आपकी औलादे हैं, और हाँ, वो आपका शेर बेटा अपाहिज है तो उसे मैं अपाहिज ही कहूंगी। और ये बात आप भूले मत कि आपका वंश मेरा बेटा ही आगे बढ़ाएगा, ना कि वो अंश जो 20 साल से व्हीलचेयर पर सर। यामिनी अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले देवांश जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर खिंचकर मारा। यामिनी का चेहरा एक तरफ झुक गया। अर्धव भी हैरान रह गया। ये एक दिन में यामिनी के गाल पर बड़ा दूसरा थप्पड़ था। यामिनी, भूलिए मत, जिस घर में खड़े होकर जिसके बारे में आप इतनी बुरी बातें कर रही है वो घर, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे शेर बेटे अंश की है। और आपको क्या लगता है मैं अर्धव और रूही को प्यार नहीं करता? तीनों ही मेरी जान है, पर उनके सिर पर हाथ रखने के लिए उन दोनों का यहाँ रहना भी जरूरी है। आपकी बेटी रूही को तो अपने फोन फ्रेंड्स और पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती, और ये अर्धव की तरफ देखो, और ये आपका लाडला बेटा जिसकी छिकने की खबर भी अखबारों की हेडलाइन बन जाती है। आपको पता भी है आपके बेटे पर कितने केसेस दाखिल हैं? मुझे ये आज ही घर में नजर आया है, और आप मीठी बातों की बात करती हैं। मेरा अंश जो बोल भी नहीं सकता लेकिन फिर भी अपनी मुस्कान से मेरे दिल को शांति पहुंचाता है, कहकर वो एकदम से चुप हो गए। वही यामिनी उन्हें घूर रही थी। मेरी बात का वो मतलब नहीं था देवांश, मुझे भी अंश बहुत प्यारा है, आखिर वो मेरी सगी बहन का बेटा, पर मैं अपने सगे बच्चों आगे कभी कभी मतलबी बन जाती हूँ। यामिनी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने देवांश जी को और गुस्सा दिलाया तो उसके लिए ही मुसीबत बन सकती है। मेरी एक बात अब तुम सब लोग कान खोलकर सुन लेना। मैंने महल लौटते समय बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि युवाना सूर्यवंशी की शादी हम अंश से कराएंगे, और मुझे यकीन है कि वो लड़की अंश के लिए सही है। जैसी लड़की मैं अंश के लिए चाहता था वो बिल्कुल वैसी है, और खुशी की बात यह है कि उसने अर्धव को मना कर अंश को चुना है। इसलिए हम अब 3 दिन बाद युवाना और अंश की शादी कराएंगे, और मुझे यकीन है कि कोई अर्धव और यामिनी को घूरते हुए मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, कहकर देवांश जी एक नजर दोनों को देख चले गए। उसकी बातें सुनकर यामिनी और अर्धव दोनों सदमे में चले गए। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस लड़की की शादी उस अपाहिज से हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। वो लड़की आग है जो उस अंश के साथ इस सारी जायदाद पर सांप की तरफ कुंडली मारकर बैठ जाएगी। वो लड़की बर्बाद कर देगी हमें। यामिनी घबराहट और आने वाले कल के बारे में सोचते हुए हकलाते हुए खुद में बड़बड़ा रही थी। वो बड़बड़ाते हुए ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट ने जगह जमा ली थी, क्योंकि युवाना सूर्यवंशी के तेवर देख उसे यकीन रहेगा कि आगे चलकर वो लड़की उसे सच में बर्बाद कर देगी। वो तो अंश के लिए एक ऐसी लड़की लाना चाहती है जो बैठने को बोले तो बैठे और उठने को बोले तो उठे। अगर ये भी नहीं हुआ तो वो अंश को घिरे घिरे नकली दवाइयां देकर मार ही रही थी। वही अर्धव होश में आया और सीधे देवांश के स्टडी रूम में चला गया। डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी कि मैं उस युवाना ने प्यार करता हूँ, अर्धव ने दंदनाते हुए अंदर आकर कहा। ऐसा ही प्यार तुम बहुत सी लड़कियों के साथ कर चुके हो, जिनकी लिस्ट भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। और अब भूल जाओ उस लड़की को, क्योंकि वो अब तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली बीवी है, समझे? देवांश जी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, और आप भी अब एक बात कान खोलकर सुन ले कि अगर 3 दिन बाद कोई शादी होगी तो वो मेरी और युवाना की होगी, कहकर अर्धव गुस्से से चला गया। उसने जाने के बाद देवांश जी गहरी सांस लेकर चेयर पर बैठ गए। पता नहीं कब तुम्हें समझ आएगी अर्धव, वो नाराजगी से खुद में बुदबुदाए। उन्होंने कुछ सोचकर अपना फोन लिया और उसमें से एक नंबर डायल किया, और वो नंबर युवाना सूर्यवंशी का था। वो बड़बड़ाते हुए ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट ने जगह जमा ली थी, क्योंकि युवाना सूर्यवंशी के तेवर देख उसे यकीन रहेगा कि आगे चलकर वो लड़की उसे सच में बर्बाद कर देगी। वो तो अंश के लिए एक ऐसी लड़की लाना चाहती है जो बैठने को बोले तो बैठे और उठने को बोले तो उठे। अगर ये भी नहीं हुआ तो वो अंश को घिरे घिरे नकली दवाइयां देकर मार ही रही थी। वही अर्धव होश में आया और सीधे देवांश के स्टडी रूम में चला गया। डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी कि मैं उस युवाना ने प्यार करता हूं, अर्धव ने दंदनाते हुए अंदर आकर कहा। ऐसा ही प्यार तुम बहुत सी लड़कियों के साथ कर चुके हो, जिनकी लिस्ट भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। और अब भूल जाओ उस लड़की को, क्योंकि वो अब तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली बीवी है, समझे? देवांश जी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा।
वो मेरा बड़ा भाई नहीं है और आप भी अब एक बात कान खोल कर सुन ले कि अगर 3 दिन बाद कोई शादी होगी तो वो मेरी और युवाना की होगी, कहकर अर्णव गुस्से से चला गया। उसने जाने के बाद देवांश जी गहरी सांस लेकर चेयर पर बैठ गए। पता नहीं कब तुम्हें समझ आएगी अर्णव, वो नाराजगी से खुद में बुदबुदाए। उन्होंने कुछ सोचकर अपना फोन लिया और उसमें से एक नंबर डायल किया और वो नंबर युवाना सूर्यवंशी का था। कहानी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसे कामों में हर एक फैसला लेने के पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। अब आगे, आज का चैप्टर थोड़ा छोटा सा ही है, पर प्लीज आज मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मैं मटन लाने गई थी और उसके चक्कर में बहुत ज्यादा घूमी भी हूं, तो थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए चैप्टर ज्यादा लिख नहीं पा रही हूं। और आप लोग जरा कमेंट करें और रेटिंग करते रहे, मेरी कहानियों को इग्नोर ना करें प्लीज। युवाना सूर्यवंशी, जैसा तुमने कहा मैंने वही किया है, तो अब मेरी बेटी को जाने दो, देवांश जी ने दांत पीसते हुए फोन पर युवाना से कहा। क्योंकि सन की युवाना सूर्यवंशी ने देवांश राजपूत की बेटी रूही को, जो अमेरिका में अपनी स्टडीज कर रही है, उसका किडनैप कर लिया है। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर राजपूत, अब आपकी बेटी तभी मेरी कैद से आजाद होगी जब अंश राजपूत मेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरेगा। तब तक के लिए भूल जाए कि आपकी कोई बेटी भी है। और हाँ, कल मैं वहां आ रही हूँ, अपने अंश से मिलने, तो तैयारी करिएगा। युवाना ने अपनी चेयर पर लीन होकर इविल स्माइल करते हुए कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जो चीज मुझे पसंद आती है वो चीज सिर्फ मेरी होती है, युवाना ने फोन पर अंश की तस्वीर को घूरते हुए कहा। देवांश जी ने जो शब्द यामिनी और अर्णव से कहे थे, वो शब्द युवाना के थे। उसने अपने कॉन्टैक्ट से अमेरिका में रूही राजपूत को अगवा कर लिया और राजपूत मेंशन लौट रहे देवांश राजपूत को उसकी वीडियो भेजी, जिसमें रूही एक चेयर पर बंधी थी और मुंह पर टेप लगा हुआ था, हाथ पैर भी बंधे हुए थे, जिसे देख देवांश राजपूत की रूह भी कांप उठी। वही अंश के कमरे में एक मेड अंश को सूप पिला रही थी कि तभी अचानक से जोर से कमरे का दरवाजा खुला और अर्णव अंदर आया और उसने व्हील चेयर पर बेबस अंश को घूरते हुए मेड से कहा, निकलो यहां से। उसकी आवाज में सर्दगी थी, जिसे भापते हुए मेड चुपचाप चली गई। उसके जाते ही अर्णव आगे बढ़ा और उसने जोर से अंश का मुंह पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मानो अंश के दांत भी गिर जाएंगे। तुम्हारे कारण डैड ने अभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुम्हारे कारण मुझे बचपन से सिर्फ यही सुनना पड़ा कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बड़े भाई की है, और आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे ये सुनना पड़ा कि युवाना सूर्यवंशी तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली बीवी है। वो युवाना जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो तुमसे शादी करना चाहती है, तुमसे, तुम जैसे बदसूरत लड़के से। और मजे की बात देखो ना, मेरा पागल बाप भी उसकी शादी तुम जैसे बदसूरत से करने के लिए तैयार हो गया, कहकर अर्णव ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ अंश के मुंह पर मारा। अंश के होंठ फट गए, जिसमें से खून निकलने लगा। अंश की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। ये सब अंश के साथ बचपन से होता आ रहा था। अंश ने एक तरफ चेहरा किया और बेबस था, इतना कि मत मारो ये बोल भी नहीं सकता था। अर्णव ने गुस्से से अंश के बालों को पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लड़की तेरे साथ ज्यादा दिन तक रहेगी भी, क्योंकि उसे अगर मजा चाहिए होगा तो तू कहा उसे वो सुख, वो मजा दे पाएगा जो मैं दूंगा। शादी वो तुझसे ही क्यों ना करे, पर सुहागरात तो उसके साथ मैं ही मनाता रहूंगा, कह अर्णव ने अंश के बालों को बेदर्दी से छोड़ा और उसे घूरते हुए कहा, बदसूरत कहीं का चला गया। वही अंश की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसे मारा, पर उसकी क्या गलती थी, उसे क्यों मारा, और ये युवाना कौन है, क्या मेरी शादी होने वाली है? ऐसे ही बहुत से सवाल अंश के दिल और दिमाग में जाग उठे। अब तक तुम्हारे कारण डैड ने अभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुम्हारे कारण मुझे बचपन से सिर्फ यही सुनना पड़ा कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बड़े भाई की है, और आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे ये सुनना पड़ा कि युवाना सूर्यवंशी तुम्हारे बड़े भाई की होने वाली बीवी है। वो युवाना जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो तुमसे शादी करना चाहती है, तुमसे, तुम जैसे बदसूरत लड़के से। और मजे की बात देखो ना, मेरा पागल बाप भी उसकी शादी तुम जैसे बदसूरत से करने के लिए तैयार हो गया, कहकर अर्णव ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ अंश के मुंह पर मारा। अंश के होंठ फट गए, जिसमें से खून निकलने लगा। अंश की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। ये सब अंश के साथ बचपन से होता आ रहा था। अंश ने एक तरफ चेहरा किया और बेबस था, इतना कि मत मारो ये बोल भी नहीं सकता था। अर्णव ने गुस्से से अंश के बालों को पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लड़की तेरे साथ ज्यादा दिन तक रहेगी भी, क्योंकि उसे अगर मजा चाहिए होगा तो तू कहा उसे वो सुख, वो मजा दे पाएगा जो मैं दूंगा। शादी वो तुझसे ही क्यों ना करे, पर सुहागरात तो उसके साथ मैं ही मनाता रहूंगा, कह अर्णव ने अंश के बालों को बेदर्दी से छोड़ा और उसे घूरते हुए कहा, बदसूरत कहीं का चला गया। वही अंश की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसे मारा, पर उसकी क्या गलती थी, उसे क्यों मारा, और ये युवाना कौन है, क्या मेरी शादी होने वाली है? ऐसे ही बहुत से सवाल अंश के दिल और दिमाग में जाग उठे। अब आगे, अगले दिन राजपूत महल में शांति फैली हुई थी।
डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर बिल्कुल शांति से, ना कोई कुछ बोल रहा था और ना ही किसी की तरफ देख रहा था। तभी देवांश जी अपना ब्रेकफास्ट कर चेयर पर से उठते हुए बोले, आज युवाना सूर्यवंशी यहाँ आ रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि उसके स्वागत में कोई कमी ना रहे और इसकी जिम्मेदारी आप पर है यामिनी, और मुझे यकीन है आप मेरा सिर झुकने नहीं देगी। कहते वक्त उन्होंने यामिनी को लगभग घूरा, क्योंकि उन्हें पता था कि युवाना के मारे थप्पड़ से यामिनी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। वही देवांश जी की बात सुनकर यामिनी ने गुस्से से चेयर पर से खड़ी होकर कहा, वो बदतमीजी लड़की यहाँ किस लिए आ रही है और आप चाहते हैं कि उसका स्वागत मैं करूँ? सॉरी देवांश, पर उस लड़की का चेहरा भी देखना मैं पसंद नहीं करूँगी, स्वागत तो बहुत दूर की बात है, कहकर वो दंदनाते हुए चली। देवांश जी ने एक नज़र अर्धव को देखा और गहरी सांस लेकर राजपूत इंडस्ट्री के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन में एक नौकर अंश को घुमा रहा था। बेबस अंश अपनी चेयर पर बैठ किसी सोच में गुम्मा था। तभी बाहर गार्डन में हलचल हुई, एक कार तेजी से अंदर आए और रुक गई। बाहर खड़े गार्ड ने जल्दी से उसका कार की ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला। उसमें से युवाना सूर्यवंशी बाहर निकली। युवाना ने एक रॉयल साड़ी पहनी हुई थी, गले में एक मोतियों की माला। युवाना मानो राजस्थान की राजकुमारी लग रही थी। युवाना का वो एटीट्यूड से भरा चेहरा और वो अदाएं सभी को दीवाना बना रही थी। वहां जितने भी गार्ड थे वो एकटक युवाना को ही देखे जा रहे थे। वही कोई और भी था जो युवाना को अपनी चोर नजरों से देख रहे थे। वो जनाब हमारे अंश बाबू थे। अंश युवाना को देखे जा रहा था। एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया था। वही युवाना बिना इधर उधर देखे महल के अंदर जाने लगी थी कि तभी अर्धव सीटी बजाते हुए बाहर निकाला और युवाना से टकरा गया, जो अपनी साड़ी संभालने के चक्कर में आगे ध्यान ही नहीं दे पाए। अर्धव ने युवाना की कमर में हाथ डाल उसे गिरने से बचा लिया। वो युवाना के खूबसूरत चेहरे में खोसा गया। तभी युवाना ठीक से खड़ी हुई और अर्धव को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। वो उसे घूरते हुए अंदर जाने लगी कि अर्धव उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, उफ तेरी ये अदा और तेरी ये मुलायम सी कमर। कहते कहते उसने अपने हाथ को चूमा जो युवाना की कमर को छुआ था। उसकी बात सुनकर युवाना के चलते कदम रुक गए। उसकी एक आईब्रो ऊपर चढ़ा गई। बाप के टुकों पर पलने वाले मिस्टर अर्धव राजपूत, अपनी जुबान को लगाम लगाना सीख लो, क्योंकि युवाना सूर्यवंशी से अब तुम्हारा रोज पाला पने वाला है। तो अगली बार अगर मैंने तुम्हारे मुंह से अपने लिए एक शब्द भी सुना ना धीरे से कर्कश आवाज में, तो तुम्हारी जबान को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी, समझे? इसलिए औकात और हद में रहना। कहकर युवाना जाने लगी थी कि तभी उसका ध्यान गार्डन में अंश पर गया, जिसे देख युवाना के दिल की धड़कन ट्रेन की तरफ तेज हो गई। उसके बचपन का वो पहली मुलाकात वाला प्यार। युवाना एकटक अंश को देखते हुए उसका तरफ बने लगी। आज उसके पैर हल्के से कांपते हुए उसने महसूस किए। वही अंश के प्रति युवाना के बदलते भाव देख अर्धव के जबड़े कस गए। वो युवाना की तरफ बने लगा था कि तभी उसके कानों में यामिनी के शब्द गूंज उठे, उस लड़की का चक्कर छोड़ दो, वो लड़की हमारी बर्बादी की वजह बनेगी, समझे? ये याद आते ही अर्धव के कदम रुक गए। वो गुस्से से एक बार फिर से महल के अंदर चला गया। वही युवाना जब अंश के करीब पहुंची तो उसने नौकर को जाने का इशारा किया, जिसे देख नौकर सिर झुका कर चला गए। उसके जाने के बाद युवाना ने अंश की ओर देखा, जो इधर उधर देख रहा था, जिसे देख युवाना की आंखें छोटी हो गई। वो अंश के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अंश युवाना की तरफ एक नजर देख भी नहीं रहा था। शायद ये नादान बंदा नर्वस हो रहा था, क्योंकि पहली बार कोई लड़की ही उसके सामने खड़ी थी। पहली बार अंश ने किसी लड़की को देखा था, क्योंकि जब से उसकी ये हालत हुई थी तब से वो महल से बाहर नहीं गया था, और ना ही कभी किसी लड़की ने महल में आकर अंश से मिलना तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया था। युवाना ने अंश को घूरते हुए अपने हाथ सीने पर बांधे तो अंश ने झट से अपनी आंखें ही बंद कर ली। युवाना की भौं सिकुड़ उठ गई। तभी युवाना का ध्यान अपने आप पर गया। उसकी साड़ी से जाकती कमर अंश के सामने थी, जिसे देख हमारे अंश बाबू शर्मा गए थे। अंश के गाल लाल हो गए थे। युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। होने वाली बीवी की कमर देखकर शर्मा गए। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही शर्माते रहे तो हमारे बच्चे पैदा होंगे, युवाना ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, जिसे सुनकर अंश की आंखों झट से खुल गई। उसने हैरानी से युवाना की तरफ देखा तो युवाना ने झुककर अंश के होठों पर एक गिला चुंबन दिया और अगले ही पल अंश के निचले होठ को खींचते हुए छोड़ा। तुम्हें पता नहीं, पर जब से तस्वीर में तुम्हें देखा था तब से तुम्हारे होठों को चुमने के लिए मैं बेताब थी, युवाना ने अंश के चेहरे पर झुकते हुए अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। वही हमारे वंश बाबू तो मुंह खोले शर्माते हुए युवाना को देख रहे थे। ऐसे मत देखो डार्लिंग, वरना तुम्हें आज ही खा जाओगी, युवाना ने गुर्राते हुए सेक्सी आवाज में कहा। ये युवाना का एक अलग ही रूप था, एक सेक्सी अंदाज। वही अंश लाल गाल लेकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से युवाना की आंखें तीखी हो गई और गुस्से से लाल भी। अब तक
युवाना ने अंश को घूरते हुए अपने हाथ सीने पर बांधे तो अंश ने झट से अपनी आंखें ही बंद कर ली। युवाना की भौं सिकुड़ गई। तभी युवाना का ध्यान अपने आप पर गया। उसकी साड़ी से जाकती कमर अंश के सामने थी, जिसे देख हमारे अंश बाबू शर्मा गए थे। अंश के गाल लाल हो गए थे। युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। होने वाली बीवी की कमर देखकर शर्मा गए। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही शर्माते रहे तो हमारे बच्चे पैदा होंगे, युवाना ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, जिसे सुनकर अंश की आंखों झट से खुल गई। उसने हैरानी से युवाना की तरफ देखा तो युवाना ने झुककर अंश के होठों पर एक गिला चुंबन दिया और अगले ही पल अंश के निचले होठ को खींचते हुए छोड़ा। तुम्हें पता नहीं, पर जब से तस्वीर में तुम्हें देखा था तब से तुम्हारे होठों को चुमने के लिए मैं बेताब थी, युवाना ने अंश के चेहरे पर झुकते हुए अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। वही हमारे वंश बाबू तो मुंह खोले शर्माते हुए युवाना को देख रहे थे। ऐसे मत देखो डार्लिंग, वरना तुम्हें आज ही खा जाओगी, युवाना ने गुर्राते हुए सेक्सी आवाज में कहा। ये युवाना का एक अलग ही रूप था, एक सेक्सी अंदाज। वही अंश लाल गाल लेकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से युवाना की आंखें तीखी हो गई और गुस्से से लाल भी। अब आगे युवाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने होठों को बीच लिया। युवाना के जबड़े भी कस गए। युवाना ने अंश की ठुड्डी को जोर से पकड़ा और गहरी आवाज में उससे पूछा, किसने मारा तुम्हें? ये कहते वक्त उसकी आवाज में सर्दगी थी। अंश के बाएं गाल पर अर्धव के उंगलियों के निशान अभी मौजूद थे, जिसे देखकर युवाना को समझने में देर नहीं लगी कि अंश को मारा है उसके। अंश को मारा पर किसने? युवाना की बात पर अंश ने अपनी मासूम नजरें नीचे कर ली और उसने अपना चेहरा घुमा लिया। मेरे सवाल का जवाब दो अंश। डार्लिंग, किसने मारा तुम्हें? तुम एक बार मुझे उस शख्स का नाम बता दो, उसका वही हाथ तोड़ दूंगी जिस हाथ ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा है, युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए दांत पीस कर कहा। मैं घर के हर सदस्य का नाम लूंगी, उनमें से किसी ने तुम्हें मारा है तो अपनी पलकें झपका देना, युवाना ने अंश के बाएं गाल को सहलाते हुए कहा जिस पर उंगलियों के निशान थे। अंश ने अपनी नजर ऊपर कर युवाना को देखा, उसकी आंखों में देखा। आज पहली बार कोई उसके जख्म देख इतना गुस्से में है। आज पहली बार कोई उसकी फिक्र कर रहा था। क्या देवांश राजपूत ने तुम पर हाथ उठाया? युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए पूछा। अंश ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उस यामिनी ने मारा तुम्हें? युवाना ने जलती निगाह से अंश को घूरा। या फिर उस अर्धव ने मारा है? बताओ मुझे अंश, किसने मारा तुम्हें? युवाना गुस्से से अंश पर गरजी। अंश ने अर्धव का नाम सुन झट से नीचे देखा, लेकिन फिर भी अंश ने मुश्किल से अपने कैप्टे हाथ से व्हीलचेयर के बटन को धक्का दिया, जिससे व्हीलचेयर आगे जाने लगी। अंश नहीं चाहता था कि उसके कारण घर में झगड़ा हो। युवाना को अब अंश पर गुस्सा आ रहा था। वो तेज कदम से अंश की तरफ बढ़ी और उसकी व्हीलचेयर को पकड़ लिया। तुम्हें अर्धव ने मारा है ना? युवाना ने अंश के फेस एक्सप्रेशन को देखा। अर्धव के नाम पर अंश घबरा रहा था। अंश के मन में बहुत खौफ भर रखा था यामिनी और उसके बेटे ने। युवाना ने व्हील चेयर को धक्का देखकर महल के अंदर लेकर जाने लगी। अंदर जाकर युवाना ने एक नौकर से सर्द आवाज में पूछा, अर्धव राजपूत कहाँ है? मेम साहब, अर्धव बाबा अपने कमरे हैं, आप कहो तो मैं आपको लेकर चलूं, नौकरानी ने कहा। युवाना ने हम कहा और अंश को लेकर आगे बढ़ने लगी। डाइनिंग एरिया से गुजरते समय युवाना की नजर एक नाइफ पर गई। उस नाइफ को युवाना ने झट से उठा लिया। नौकरानी युवाना को अर्धव के कमरे में लेकर जाने लगी। जाते समय यामिनी की नजर भी युवाना पर गई। उसने युवाना को देख दांत पीस लिए और गुस्से से उसकी तरफ बने लगी। तब तक युवाना अर्धव के कमरे में पहुंच गई। उसने देखा कि अर्धव खिड़की के पास खड़े किसी से फोन पर बात कर रहा है। अंश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्धव को देख उसने अपनी नजरें झुका ली। अंश को घबराते देख युवाना का माथा ठनक गया। वो आगे बढ़ी और गुस्से से अर्धव को घुमाया और उसके बाएं हाथ की हथेली पर चाकू को आर पार कर दिया। अहह, अर्धव की बेहिसाब दर्द भरी चीखें गूंज उठी। अंश तो अंश साथ में आई नौकरानी भी हैरान और घबरा गई। यामिनी जो इसी तरफ बढ़ रही थी, अपने बेटे की आवाज सुन उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई। वही युवाना के दिल को अब जाकर सुकून मिला जब उसने अर्धव का खून देखा। चाकू अर्धव की हथेली के आर पार था। वो दर्द से रोने लगा। अपने हाथ को पकड़ देखने लगा। उसने युवाना को देखा जो होठों पर खतरनाक स्माइल लेकर उसके उस हाथ को देख रही थी जिस हाथ से अर्धव ने उसके अंश को मारा था। पागल लड़की, ये तूने क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ? यामिनी ने हैरानी से और गुस्से से कहा। वो अर्धव की तरफ बढ़ने लगी थी कि तभी अचानक से युवाना ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। अहह, छोड़ दे मुझे, पागल हो गई है क्या? क्या किया है मेरे बेटे ने तेरे साथ जो तूने ये सब किया? यामिनी ने अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी युवाना हल्की यामिनी पर झुकी और उसके बालों पर अपनी पकड़ तेज कराकर घिरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए गुस्से से कहा, तू और तेरा बेटा अपनी औकात भूल गया है और शायद तेरा बेटो तो औकात से बाहर होता जा रहा है, इसलिए उसे उसकी औकात याद दिलाई मैंने, कहकर युवाना ने गुस्से से यामिनी को धक्का दिया और जाकर अंश के पैरों में गिर गई।
युवाना अर्धव की तरफ बढ़ी और उसके जख्मी हाथ को लेकर सहलाने लगी। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी अंश से दूर रहना और आइंदा से अगर तूने और तेरी माँ ने मेरे अंश को हट करने की कोशिश भी तो इस बार ये चाकू हाथ में नहीं सीधा गर्दन में घुसेड़ दूंगी। कहकर युवाना ने उसकी आंखों में देखते हुए ही बेदर्दी से चाकू एक झटके में हाथ से बाहर निकाला। है अर्धव एक बार फिर चिखा, तुम दोनों माँ बेटों की सारी करतूतों से मैं अच्छे से वाकिफ हूं, पर मेरे अंश से तुम दोनों दूर रहोगे तब तक जिंदा रहोगे दोनों को घूरते हुए दांत पीसकर, वरना युवाना सूर्यवंशी को एक पल भी नहीं लगेगा तुम दोनों की सांसें छीनने में। युवाना ने जलती निगाहों से यामिनी और अर्धव को देखते हुए कहा। वो अंश को लेकर जाने लगी थी कि तभी यामिनी ने तेज आवाज में कहा, उस अपाहिज के लिए इतनी हमदर्दी भूलो मत युवाना सूर्यवंशी, ये तुम्हारा सूर्यवंशी महल नहीं राजपूत महल है और यहाँ ऊंची आवाज में बात सिर्फ राजपूत कर सकते हैं, तुम हमारी कोई नहीं हो। उसने युवाना की ही कही बात अपने तौर से युवाना को ही कही। यामिनी की बात सुनकर युवाना के होठों पर खतरनाक स्माइल उभर आया। उसने मुड़कर यामिनी को देखा। यामिनी राजपूत, तुम्हें मैं अभी मुंह के बल गिरा देती हूं, कहकर युवाना अंश को लेकर नीचे चली गई। यामिनी और अर्धव जो दर्द से तड़प रहा था वो भी हैरानी से नीचे जाने लगे। नीचे आकर दोनों ने सामने का नजारा देखा तो दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। युवाना अंश को लेकर महल में मौजूद गणपति बाप्पा के मंदिर में थी अब तक। है अर्धव एक बार फिर चिखा, तुम दोनों माँ बेटों की सारी करतूतों से मैं अच्छे से वाकिफ हूं, पर मेरे अंश से तुम दोनों दूर रहोगे तब तक जिंदा रहोगे दोनों को घूरते हुए दांत पीसकर, वरना युवाना सूर्यवंशी को एक पल भी नहीं लगेगा तुम दोनों की सांसें छीनने में। युवाना ने जलती निगाहों से यामिनी और अर्धव को देखते हुए कहा। वो अंश को लेकर जाने लगी थी कि तभी यामिनी ने तेज आवाज में कहा, उस अपाहिज के लिए इतनी हमदर्दी भूलो मत युवाना सूर्यवंशी, ये तुम्हारा सूर्यवंशी महल नहीं राजपूत महल है और यहाँ ऊंची आवाज में बात सिर्फ राजपूत कर सकते हैं, तुम हमारी कोई नहीं हो। उसने युवाना की ही कही बात अपने तौर से युवाना को ही कही। यामिनी की बात सुनकर युवाना के होठों पर खतरनाक स्माइल उभर आया। उसने मुड़कर यामिनी को देखा। यामिनी राजपूत, तुम्हें मैं अभी मुंह के बल गिरा देती हूं, कहकर युवाना अंश को लेकर नीचे चली गई। यामिनी और अर्धव जो दर्द से तड़प रहा था वो भी हैरानी से नीचे जाने लगे। नीचे आकर दोनों ने सामने का नजारा देखा तो दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। युवाना अंश को लेकर महल में मौजूद गणपति बाप्पा के मंदिर में थी। अब आगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र लिखकर थोई टीवी सीरियल वाला सीन क्रिएट किया है। यामिनी और अर्धव हैरानी से युवाना को देख रहे थे। वहां घर का हर एक नौकर मौजूद था। युवाना ने यामिनी को देखते हुए अंश के हाथ को पकड़ और उसके हाथ को गणपति बाप्पा के सामने रखे कुमकुम में डाल दिया। आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, अर्धव ने सोचा, पर वही चालाक यामिनी समझ गई थी कि युवाना क्या करने जा रही है। युवाना ने अंश के कुमकुम से भरे हाथ को देखा और उसके कहा, अंश राजपूत, क्या तुम मुझसे युवाना सूर्यवंशी से शादी करोगे? युवाना ने सर्द आवाज में अंश से इजाजत मांगी। अंश ने अपनी नजरों से यामिनी को देखा जो उसे गुस्से से देख रही थी, जैसे वो मना कर रही हो। अंश ने युवाना को देखा और अपनी पलकें झपका दी। युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। उसने अंश का कुमकुम से भरा हाथ यामिनी को देखते हुए अपने माथे पर रखा। युवाना की मांग में अंश के नाम का सिंदूर भर गया। युवाना की आंखें अपने आप बंद हो गई। आज बाप्पा और अपने सुहाग को साक्षी मान कसम खाती हूँ, यामिनी जो सुलूक मेरे अंश के साथ किया है वही सुलूक मैं उसके साथ करूंगी, बहुत बुरा करूंगी मैं। यामिनी और उसके बेटे के साथ मेरे अंश के हर एक दर्द का हिसाब, उसकी बेबसी का बदला मैं। युवाना सूर्यवंशी राजपूत खानदान के हर एक राज को सामने लेकर आओगी, युवाना ने यामिनी को घूरते हुए अपनी बुलंद आवाज में कहा। युवाना की बात सुनकर यामिनी की आंखों में घबराहट पसर गई। युवाना और अंश ने बाप्पा का आशीर्वाद लिया और युवाना यामिनी की तरफ बने लगी। उसके सामने जाकर खड़ी हुई और अचानक झुककर उसका आशीर्वाद लेते हुए कहा, मेरी दुश्मन सौतेली सासू माँ आशीर्वाद दीजिए अपनी बहू को। कहते वक्त युवाना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। यामिनी ने युवाना को घूरा और पीछे हट गई। वही अर्धव का खून बहुत बह चुका था। वो फास्टेस्ट करने के लिए चला गया। मांग में सिंदूर भरने से शादी नहीं हो जाती और तुम जैसी बदतमीज लड़की को मैं अपनी बहू कभी भी नहीं मानूंगी, तो चली जाओ यहाँ से, यामिनी ने गुस्से से कहा। वो सौतेली सासू माँ, शादी तो अब हो गई और अगर मुझे बहू नहीं मानना तो मत माने, पर अब इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन जरूर मानिएगा, युवाना ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, जिसे सुनकर यामिनी के होश ही उठ गए। बकवास बंद करो, अपनी मांग में सिंदूर भरने से तो इस प्रॉपर्टी की मालकिन नहीं बन जाती, यामिनी ने गुर्राते हुए कहा। मांग में सिंदूर भरने से नहीं, सिर्फ पेपर पर आपके
पति के और मेरे पति का अंगूठा ही काफी है मुझे इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनाने के लिए। यामिनी के कान में फुसफुसाते हुए दांत पिसकर यामिनी राजपूत, अब तुम्हारे पास सिर्फ ये नाम ही बचा है, क्योंकि अब से राजपूत खानदान की हर एक संपत्ति पर सिर्फ मेरा और मेरे पति का हक है। तो अगर यहाँ रहना है तो अपने इस शातिर दिमाग पर जोर देना बंद कर दो, वरना अगर मैं अपनी पर आए तो तुम्हें इस घर से नहीं बल्कि राजस्थान से बाहर फिकवा दूंगी, समझी। कहकर युवाना ने अंश की व्हीलचेयर को धक्का देकर उसके कमरे में लेकर जाने लगी। तभी युवाना ने रुकी और पीछे मुड़ यामिनी को देखते हुए कहा, सौतेली सासू माँ, अगर यकीन ना हो तो अपने पति से पूछिएगा, बाद में मेरे पास मत आना। वो क्या है, आज शादी हुई है तो सुहागरात में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कहकर युवाना चली गई। दरअसल देवांश राजपूत ने अपनी पहली बीवी के कहने पर सारी प्रॉपर्टी अंश के नाम की थी और युवाना ने रूही को अगवा कर 2 दिन पहले ही देवांश राजपूत से आधी प्रॉपर्टी अंश के नाम की और आधी अपने। युवाना ने इस खेल का पहला दाव खेला। मजबूरी में आकर देवांश राजपूत को भी यह सब करना पड़ा, क्योंकि उनकी जान प्रॉपर्टी से ज्यादा अपने तीनों बच्चों में बसती थी। वही यामिनी अभी वही खड़ी थी, वो सदमे में थी। वही अंश के कमरे में युवाना ने दरवाज बंद किया और अंश की तरफ बढ़ते हुए कहा, प्यारे पति देव, चलो सुहागरात खेलते हैं। कहकर उसने अंश को आंख मारी। अंश के गाल लाल हो गए, उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी युवाना उसके पास आए और अंश की थोड़ी पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए अंश के होठों पर अपने होठ रख दिए। 15 मिनट की किस के बाद युवाना ने अंश के होठों को छोड़ा और हाफते हुए कहा, सुहागरात होगी पर कल, क्योंकि हम कल पूरे रीति रिवाज से शादी करेंगे। मैं गुस्से में थी इसलिए आज ये सब किया, लेकिन 4 लोगों के सामने शादी करेंगे और फिर मैं पूरे हक से तुम्हारी बीवी कहलाऊंगी। उसने अंश के गाल को सहलाया। अंश ने मासूम आंखों से युवाना को देखा। वो मुंह खोल कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। तुम कुछ बोलना चाहते हो, बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मैं तो बेताब हूँ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, युवाना ने बेताबी से कहा। युवी। अंश के मुंह से बहुत मुश्किल से चंद शब्द निकले। युवी। ये शब्द सुन युवाना ने जोर से अंश को गले लगा लिया, उसके गालों को चुमने लगी। यामिनी के कमरे में यामिनी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। वही अर्धव अपनी हाथ को पके बेड पर बैठा था। उसने कहा, मॉम, तो अब क्या करने वाली है आप? यामिनी ने जब अर्धव की बात सुनी तो उसने अर्धव को देखा और कुछ पल बाद कहा, सुना है वो कल फिर से पूरे रीति रिवाज से शादी करने वाले हैं, बस अब सिर्फ कल तक का इंतजार करना है। कहते वक्त यामिनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आप करना क्या चाहती हैं? अर्धव ने पूछा, जिसे सुनकर यामिनी ने कहा, आधी प्रॉपर्टी ही उस युवाना के नाम पर चली गई है, पर आधी प्रॉपर्टी अभी उस अपाहिज के पास है और उसके साथ ये घर भी। अर्धव की तरफ देख जहरीली मुस्कान के साथ उसने मुझे मुंह के लगिरने के लिए ये सब किया है, तो अब मैं उससे मुंह के बल गिराऊंगी और ऐसा गिराऊंगी कि अभी उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। कहते कहते यामिनी दांत पीस लिए। उसने आगे कहा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या सोचकर 4 दिन की आई लड़की के नाम आधी प्रॉपर्टी कर दी है। कहकर यामिनी अपना पस लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद राजपूत इंडस्ट्री के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार की ड्राइवर सीट से यामिनी बाहर निकली और सीधे कंपनी के अंदर चली गई। वहां का हर एक एम्प्लॉयज उसे सिर झुकाकर ग्रिट कर रहा था। यामिनी लिफ्ट से सीधे सीईओ के केबिन में घुसी और उसने चिल्लाते हुए कहा, देवांश, देवांश। उसने अपना पर्स टेबल पर पटका और चेयर पर बैठ सामने बैठे देवांश राजपूत को घूरा। आप यहाँ क्या कर रही है? देवांश जी ने यामिनी से सवाल किया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है देवांश, बल्कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आपने हमारी आधी प्रॉपर्टी उस घर की आई लड़की के नाम की है? यामिनी ने गुस्से से कहा। यामिनी, आपको इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, देवांश जी ने सख्ती से कहा। यामिनी ने गुस्से से ही जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके खानदान के हर एक मामले में दखल अंदाजी करना मेरा हक है, तो मुझे जवाब दीजिए, क्या प्रॉपर्टी आधी उस युवाना के नाम की है? हाँ की है, तो देवांश जी ने गुस्से से खड़े होकर कहा। देवांश, आप पागल हो चुके हैं। हमारी प्रॉपर्टी आधी उस युवाना सूर्यवंशी के नाम की और आधी उस अंश के नाम और मेरे बच्चों के लिए। क्या? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन कैसे गए, यामिनी ने देवांश जी पर चिल्लाते हुए कहा। भूलिए मत यामिनी, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा के खून पसीने की कमाई है, जिसे मैं चाहे जैसा भी इस्तेमाल करूं, ये आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और रही बात बिजनेसमैन की, तो एक बिजनेसमैन होने से पहले मैं एक बाप हूं जिसे अपने बच्चों की बहुत चिंता है, समझी आप? देवांश जी ने यामिनी पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। आपको चिंता सिर्फ अपनी प्यार की निशानी उस अंश की है, ना कि मेरे बच्चों की। अगर मेरे बच्चों की चिंता होती तो उन्हें उसका हक किसी अपाहिज को नहीं देते, यामिनी ने कहा। देवंश जी ने गुस्से से कहा, जबान संभाल कर बात करो यामिनी, मेरे लिए तीनों एक समान हैं और उनके आगे ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद अपनी आंखों से दिखिए कि मैंने ये सब क्यों किया। कहकर देवांश जी ने ड्रॉर से कुछ तस्वीरें निकाली और यामिनी के आगे फेंक दी। यामिनी ने उस तस्वीरों को एक एक कर देखा तो हैरान रह गई। वो तस्वीरें रूही राजपूत की थी, जिसमें उसे चेयर से बांध रखा था, और कुछ अर्धव के काले करतूतों की।
मैं मेरी बच्ची की किसने किया ये सब? यामिनी ने हैरानी से कहा। देवांश जी ने गुस्से से कहा, युवाना सूर्यवंशी ने रूही को किडनैप कर मुझे धमकी दी कि अगर अंश की शादी उससे नहीं की तो वो रूही को खत्म कर देगी और तुम्हारे लाडले की ये एक तस्वीर यामिनी को दिखते हुए करतूत पुलिस तक पहुंचा देगी। उस तस्वीर में अर्धव ड्रग्स ले रहा था। अपनी 2 औलाद को बचाने के खातिर अपनी एक औलाद को उस चालाक लड़की को सौंपना पड़ा मुझे और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी भी उसे देनी पड़ी, देवांश जी ने कहा। ये लड़की हद से ज्यादा चालाक निकली, यामिनी ने सोचा। अगले दिन राजपूत महल में अंश के कमरे में जब अंश की आंखें खुली तो उसने खुद को युवाना की बाहों में पाया जो उसे कसकर हक कर सो रही थी। अंश ने महसूस किया कि उसका चेहरा युवाना के सीने पर है तो अंश शर्मा गया। अंश कसम खाने लगा। तभी युवाना ने अलसाए आवाज में कहा, युवाना सूर्यवंशी की बाहों में से आजाद होना मुश्किल है तुम्हारे लिए अंश डार्लिंग। युवाना ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा अंश उसके सीने को देख शर्मा रहा था। युवाना ने कुछ सोच नोटिस स्माइल करते हुए अंश के हाथ को पकड़ और अपनी उभारों पर रखते हुए कहा, हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे है ना? कहकर उसने अपने होठों को काटा। वही अंश बाबू के कान गर्म हो गए। अंश अपना हाथ हिला नहीं सकता था। इस बात का फायदा युवाना खूब उठा रही थी। वैसे आज हमारी पूरी शादी होने वाली है तो रात को सुहागरात भी पूरी करेंगे, युवाना अंश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। अंश बात सुन झट से आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे राजपूत महल के गार्डन की शादी की तैयारी पूरी होने लगी। गेस्ट भी आ गए थे। सिर्फ शादी होने वाली थी और शादी की ही रस्में युवाना अंश को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वही अंश के कमरे में कुछ लोग अंश को तैयार कर रहे थे शादी के लिए। तभी वहां अर्धव आया और उसने कहा, मेरे बड़े भाई को मैं अपने हाथों से तैयार करूंगा तो आप लोग जाइए यहाँ से। लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही अर्धव अंश की तरफ बढ़ने लगा। तुझे क्या लगा कि तेरे दोनों हाथ में मिठाई है तो तू अकेले ही खाएगा? नहीं बड़े भैया, आधी प्रॉपर्टी तो अब आपने ले ली तो अब आपकी खूबसूरत सी हॉट सी बीवी को तो मैं लूंगा, अर्धव ने शैतानी मुस्कुराहट करते हुए कहा और अंश की तरफ बढ़ने लगा। अंश सहम गया। अब आगे शाम का वक्त राजपूत महल के गार्डन में सभी खड़े दुल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। वहां सभी मौजूद थे सिर्फ रूही राजपूत को छोड़ जो अभी युवना के कब्जे में थी। सभी की नजर फूलों की पंखुड़ियां बिछाए रास्ते पर थी जहां से दुल्हा दुल्हन एंट्री करने वाले थे। तभी सभी की नजरें दुल्हा दुल्हन पर गई जहां युवाना दुल्हन के जोड़े में चेहरे पर लंबा घूंघट लिए व्हील चेयर को धक्का देते हुए आ रही थी, जिस पर सेहरा पहने अंश बैठा था। ऐसा सभी को लग रहा था क्योंकि सेहरे के पीछे कोई और ही था, जिसका पता यामिनी को भी था। वो होठों पर खतरनाक स्माइल लिए खड़ी थी। दुल्हा दुल्हन मंडप में आए और पंडित जी ने दोनों को वरमाला देते हुए कहा, एक दूसरे को वरमाला पहनाए। जिसे सुन चेहरे पर घूंघट लिए खड़ी युवाना ने व्हीलचेयर पर बैठे अर्धव को माला पहनाई। अब तुम्हें पता चलेगा यामिनी से उलझने का अंजाम क्या होता है, यामिनी ने लंबा घूंघट लिए खड़ी युवाना को देखते हुए कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। व्हीलचेयर को धक्का देते हुए घूंघट लिए खड़ी युवाना ने अर्धव के साथ 7 फेरे लिए। दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा कहकर पंडित जी ने सिंदूर का थाल आगे किया, जिसे लेख यामिनी जल्दी से आगे आए और उसने अर्धव के हाथ में 2 चुटकी सिंदूर भर और इविल स्माइल करते हुए घिरे से घूंघट लिए खड़ी युवाना से कहा, बहुरानी शादी मुबारक हो। कहकर उसने हल्का घूंघट उठाकर अर्धव के हाथ को पकड़ युवाना को देखा तो हैरान रह गई। सेहरे के पीछे व्हील चेयर पर बैठा अर्धव भी यामिनी और अर्धव के चेहरे का रंग ही उठ गया। अर्धव गुस्से से चेयर पर से खड़ा होने ही वाला था कि तभी यामिनी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बैठे रहो क्योंकि अगर तुम खड़े हुए तो तुम्हारा बाप हम दोनों का यही गला दबा देगा। उसने अर्धव को समझाया पर मोम अर्धव अपनी बात पूरी करता। तभी यामिनी ने गुस्से से कहा, जितना कहा है उतना ही करो। उनने सामने खड़ी अनजान लड़की की मांग में अर्धव के नाम का सिंदूर भर दिया और उसके नाम का मंगलसूत्र भी पहना दिया। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, पंडित जी ने कहा। ये बात सुनकर अर्धव की मुट्ठी कस गई। उसने सोचा था कि अंश की जगह लेकर वो युवाना से शादी करेगा, लेकिन जहां उसने और उसकी मां ने दूल्हे की अदला बदली की, वही युवाना सूर्यवंशी खुद ही बदल गई और अपनी जगह कोई और लड़की दुल्हन बना दी। शादी हो चुकी थी लेकिन अर्धव और अनजान लड़की की यामिनी गुस्से से खड़ी थी। दुल्हन व्हील चेयर को धक्का देते हुए सभी का आशीर्वाद ले रही थी। यामिनी और अर्धव का पोपट बन गया था। अर्धव तो अंश की एक्टिंग करते करते थक गया था। तभी महल के गार्डन में 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। सभी की नजर उन गाड़ियों पर गई, जिनमें से कुछ गार्ड निकले और एक गार्ड ने कार का दरवाजा खोला। उस गाड़ी में से एक बला की खूबसूरत लड़की दुल्हन का जोड़ा पहन बाहर निकली। उसे देख सभी हैरान रह गए। तभी एक गार्ड व्हील चेयर लेकर आया और दूसरे 2 गार्ड ने शेरवानी पहने अंश को गाड़ी से बाहर निकाल चेयर पर बैठा दिया। युवाना ने देखा सभी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे हैं। युवाना के होठों पर डेविल स्माइल उभर आए। वो व्हीलचेयर को पकड़ आगे बढ़ी और उसने दादाजी के पैर छूकर वो हाथ अंश के सिर पर रखा। क्योंकि अंश हिल डुल नहीं सकता था तो वो आशीर्वाद भी नहीं ले सकता था।
ये क्या तमाशा बना कर रहा है। देवांश राजपूत युवाना को देख चिल्ला उठे। उनका गुस्सा देख अंश घबरा गया। जिसे देख युवाना ने गुस्से से कहा, चिल्लाए मत, अंश घबरा रहा है। उसने अंश का हाथ पकड़ लिया। युवाना और अंश ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। वही यामिनी के पसीने छूट रहे थे। उसने जल्दी से एक नौकर से कहकर मेहमानों को अलविदा कहा, क्योंकि देवांश जी ने अगर उसे सबके सामने गुस्सा किया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, यही यामिनी ने सोचा। युवाना, ये क्या खेल खेल रही हो तुम? हाँ, देवांश युवाना पर चिल्ला उठा। जिसे देख युवाना की एक आईब्रो ऊपर हो गई। तो आप अब मुझसे सवाल करेंगे मिस्टर राजपूत, लाइक सीरियसली? कहते वक्त युवाना ने इविल स्माइल की। जिसे देख देवांश राजपूत गुस्से से चले गए, क्योंकि उनकी बेटी अभी युवाना के चंगुद में जो थी, और अब उनका बोलने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि युवाना सूर्यवंशी ही अब राजपूत खानदान की असली मकिन जो थी। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी पोती बिना वजह के कोई भी कांड नहीं करती। दादाजी ने युवाना के सिर पर हाथ रखा और गाड़ी में बैठ चले गए। वहां सिर्फ यामिनी और अर्धव, अनजान दुल्हन और अंश मौजूद थे। अर्धव चेयर पर से खड़ा हुआ। यामिनी गुस्से से युवाना के सामने आए और जैसे ही युवाना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा, तभी युवाना ने फुर्ती से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मनहूस लड़की, हाथ छोड़ मेरा। यामिनी ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ छोड़ना चाहा, जिसे कसकर पकड़ लिया था युवाना ने। युवाना ने यामिनी का हाथ झटक दिया। तो सौतेली सासू माँ, मेरा सरप्राइज कैसा लगा आपको और आपके बेटे को? युवाना ने उस अनजान लड़की देखने हुए कहा। सावली सी वो लड़की तो सिर्फ अपने हाथों में पहने महंगे कंगन को लालची की तरह देख रही थी। सामने क्या चल रहा है उस लड़की को उससे कोई लेना देना नहीं था। ओ, आप दोनों के चेहरे देख लग रहा है आपको मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं आपको आपकी बहू के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। उस लड़की की तरफ इशारा कर। तो ये है किरणगिरी से एक कॉलगर्ल जो आज से अपनी बहू हुई। युवाना के चेहरे पर अर्धव और यामिनी का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। ये जो शतरंज का खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहो हो, उस खेल की मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ, तो मत उलझो, मुझसे हार जाओगी, यामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। यामिनी की बात सुनकर युवाना के चेहरे पर से मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए। यामिनी राजपूत, जिस खेल की तुम बात कर रही हो, अब उस खेल में एक नया प्यादा उतर चुका है। वो प्यादा मैं हूँ। शतरंज के खेल की रानी हूँ मैं। अब जाकर तुम्हारा पाला रानी से पड़ा है, इसलिए तो आज जीत मेरी हुई है। और रही बात हारने की, तो हारना मैंने अभी सीखा ही नहीं। अब तो तुम ही बचकर रहना, क्योंकि मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूँ। कहकर युवाना अंश को लेकर चली गई। यामिनी जाते हुए युवाना को देखती रह गई। तभी उसकी नजर किरण पर गई, जो अब अपने गले में पहने गहनों को देख रही थी। जिसे देख यामिनी ने गुस्से से कहा, ये लड़की दफा हो जा यहाँ से, पता नहीं कौन सी गंदगी में से उठाकर लाई है। उसने घिन भरी नजरों से किरण को देखा। जिसे सुन किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ होलो खुसद बुढ़िया, तू दफा हो जा समझी। अब तो मैं वही नहीं जाने वाली। मैं तो यहाँ अब इस महल में जिंदगी ऐश करूंगी अपने हंसम पति के साथ। किरण अर्धव को देखते हुए शर्मा गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम से इस तरफ बात करने की? हान और हाँ, मैं कोई तुम्हारा पतिवती नहीं हूँ समझी, और ना ही तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। कहकर अर्धव अपनी कार लेकर गुस्से से चला गया। किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मत मानो बीवी, मुझे क्या है, मुझे तो अब रानी की तरह रहना है। कह वो भी मटकते हुए महल के अंदर चली गई। वही दूसरी तरफ अंश जब युवाना के साथ कमरे में पहुंचा तो कमरे को देख हैरान रह गया, क्योंकि कमरा पूरी तरह से सुहागरात के लिए तैयार था। अंश बेड की तरफ देख रहा था। जिसे सुन युवाना ने अंश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इस बेड पर आज तूफान आने वाला है। उसने अंश के कान को लीक किया। अंश सिमट गया। युवाना अपने मासूम शर्मिले पति की हरकत देख मुस्कुरा उठी। अंश के सामने बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, ये साथ अब मैं सिर्फ मरने के बाद ही छोड़ूंगी, तुम्हें इतना प्यार दूंगी अंश की तुम भी थक जाओगे मेरे प्यार से, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। अब बस तुम ठीक जो जाओ। उसने अंश के गाल को सहलाया। यूवी अंश के हकलाते हुए कहा। युवाना अंश की बात सुन मुस्कुरा उठी। अंश की बच्चों की तरफ हंसने लगा। अंश की मुस्कान एकदम बच्चों जैसी थी, ना कोई खोट ना कोई मकसद, एक पोर स्माइल। यूवी अंश ने हंसते हुए कहा। युवाना ने अंश को कुछ पल देखा और कुछ सोचकर कहा, हमें तो सुहागरात मनानी है अंश डार्लिंग। युवाना ने मासूम चेहरा बना लिया। अंश ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली, जैसे कहना चाहता हो कि मैं कैसे सुहागरात मना सकता हूँ। जिसे भापते हुए युवाना ने कुछ सोचकर कहा, हम एक काम करते, आज हम दोनों साथ में मेरी फेवरेट मूवी देखते हैं, सुहागरात तो होती रहेगी। युवाना ने कहा और अंश को बेड पर लेटा दिया और अपना लैपटॉप लेकर उसमें एक मूवी चला दी। अंश युवाना के सीन पर सिर रख मूवी देख रहा था। वही युवाना अंश के बालों को सहलाते हुए इविल स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसने 365 डे मूवी लगाई हुई थी, जो पूरी सेक्स से ही भरी हुई थी। बेचारा अंश शांति से मूवी देख रहा था। तभी मूवी में अंश ने देखा कि हीरोइन हीरो की पेंट खोलकर हरकत पर उतार आए। हीरो ने आहे
भरते हुए उसके बालों कसकर पकड़ लिया। ये सीन देख अंश ने अपना थूक निगल लिया, उसके पसीने छूटने लगे। युवाना अंश की हालत देख रही थी। उसने जानबूझकर ये मूवी लगाई हुई थी। अंश ने महसूस किया कि युवाना के हाथ उसकी कमर पर फिसल रहे थे। अंश ने अचानक अपने लोअर पार्ट में हलचल होती महसूस की। भले वो अपाहिज था पर अंश को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं ये करूं? युवाना ने अंश की पेंट के हुक को खोलते हुए मूवी के सीन की तरफ इशारा कर मदहोशी भरी आवाज में कहा। वही अंश की सांसें गहरी हो रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। युवाना ने अंश के होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे किस करने लगी। वो धीरे धीरे अंश के शर्ट के बटन खोल रही थी और साथ में अपने लहंगे के ब्लाउज को भी। युवाना वाइल्ड होने लगी थी। सच कहूं तो युवाना सेक्स की भूखी थी, पर उसने अभी तक सेक्स नहीं किया था क्योंकि अपना फर्स्ट टाइम अपने मनपसंद लड़के को देना चाहती थी और वो शायद अंश था। धीरे धीरे अंश हर एक कपड़ों से आजाद था और युवाना अपने ब्लाउज से उसने एक गहरे गिले लंबे चुंबन के बाद अंश के होठों को छोड़ा। अंश गहरी सांसें लेने लगा, बेचारे का चेहरा लाल हो गया था। युवाना ने अंश के होठों को एक बार और खींचते हुए छोड़ा और मदहोशी से भरी आवाज में कहा, इन्हें टच करो अंश डार्लिंग। उसने अंश का हाथ लेकर अपनी खुली उभारों पर रखा, अपनी आंखें बंद कर अंश के हाथ को महसूस कर रही थी। अंश का लोअर पार्ट हॉट हो चुका था। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था पर वो कंट्रोल कर रहा था। शायद कैसे करना है ये उसे नहीं आता था क्योंकि बॉडी पूरी पलेस थी। युवाना ने आहें भरते हुए अंश के लोअर पार्ट को टच करते हुए धीरे से कहा, कंट्रोल नहीं हो रहा है अंश मुझसे, कहकर उसने खुद के लहंगे को अपने जिस्म से अलग कर दिया। युवाना एक हॉट पैंटी में थी। युवाना ने अंश की हार्डनेस को महसूस करते हुए कहा, क्या मैं आगे बढ़ूं? उसने अंश की आंखों में देखा। वो इस मामले में अंश से इजाजत चाहती थी क्योंकि अंश की जो हालत थी उसे देख अगर युवाना ने अपनी मनमानी की तो वो अंश की बेबसी का फायदा उठाना कहा जा सकता था। पर जब अंश ने शर्माते हुए अपनी पलकें झपका दी तो युवाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आगे हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी यामिनी, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अर्धव की शादी युवाना से करनी चाहिए। क्या आपको अपनी सगी बहन के बेटे की जरा भी परवाह नहीं है? हमने अभी नहीं सोचा था कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं, देवांश जी ने यामिनी की तरफ पीटकर चिल्लाते हुए कहा। यामिनी जब कमरे में आई तो देवांश जी के पूछने पर गुस्से से सब बता दिया कि उसने अंश की जगह अर्धव को बिठा दिया युवाना से शादी करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर एक बार अर्धव और युवाना की शादी हो जाती तो युवाना के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता और वो ऑप्शन था अर्धव। मजबूरी में युवाना को अर्धव के साथ शादी निभानी पड़ती और फिर राजपूत खानदान की प्रॉपर्टी के साथ सूर्यवंशी होल्डिंग्स भी यामिनी और उसके बेटे की हो जाती। ऐसा यामिनी को लगा पर शायद वो भूल गई थी कि उसके सामने युवाना सूर्यवंशी खड़ी थी जिसने 18 साल की उम्र में सूर्यवंशी होल्डिंग्स को अपने हाथ में लिया था। जो लड़की 18 साल की उम्र में बिजनेस संभाल सकती है वो लड़की अपने दुश्मन से 10 कदम आगे चलती है। यामिनी ने अपनी उम्र और तुर्बे के कारण युवाना को कम आंका और उसका नतीजा ये निकला कि आज उसकी बहू एक कॉल गर्ल निकली। जैसे को तैसा। देवांश आप मुझे जो चाहे समझे, मुझे इससे फक्र नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी औलादों से फक्र पड़ता है और मैंने जो किया वो सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। और रही बात मेरी बहन के बेटे की तो उससे पहले मेरे सगे बच्चों आते हैं फिर बाद में वो। यामिनी ने देवांश जी के आगे आकर उन्हें घूरते हुए कहा। देवांश जी ने जब यामिनी की बात सुनी तो कहा, ठीक है जिसे जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यामिनी को उंगली दिखाते हुए दांत पीस कर, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इन सब में मेरे अंश को कुछ भी हुआ तो तुम्हें भी देख लूंगा और उस लड़की युवाना को भी, फिर तुम लोग देवांश राजपूत का असली रूप देखोगे। कहकर देवांश जी दंदनाते हुए कमरे से बाहर निकल आए। तभी उनकी नजर किरण पर पड़ी जो उनकी बातें सुन रही थी। किरण देवांश जी को देख हबा गई। पाए लागू ससुर जी, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और देवांश जी के पैर पने को हुई कि तभी देवांश जी 2 कदम पीछे हो गए और उन्होंने कहा, डोंट कॉल मी ससुर जी, समझी तुम, क्योंकि तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की राजपूत खानदान की बहू नहीं बन सकती, तो चुपचाप अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर वो गुस्से से चले गए। वही किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, उसकी मुट्ठी कस गई। उसने खुद से ही दांत पीसते हुए कहा, बुढ़ाओ अब तो मैं इस घर से मरने के बाद ही जाऊंगी, पर तब तक मुझे मेरे पति को अपने वश में करना होगा ताकि मेरे पैर यहाँ जम सके। कहकर वो एक नज़र कमरे के दरवाजे को देख चली गई। वही दूसरी तरफ अंश और युवाना के कमरे का माहौल गर्म था। कमरे में गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी, उससे ज्यादा अंश की कराह, क्योंकि युवाना का चेहरा उसकी कमर पर था। युवाना अंश की हार्डनेस देख उसे सैटिस्फाइड कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति ने अभी अपनी शरीर की जरूरत को पूरा ही नहीं किया होगा। वो नमी भरी आंखों से अंश को देखती है जिसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी, जिसे देख युवाना ने अंश की कमर पर से अपना चेहरा हटाया। उसका मुंह खुला था और होठ लाल थे, उन पर नमी थी।
वो ऊपर आए और अंश के होठों को चूमते हुए कहा, धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा, कंट्रोल तो हो रहा है मुझसे अंश डार्लिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि खुद को कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक दिन तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और इस कमरे का दरवाजा सीधे 1 महीने बाद ही खुलना चाहिए। मैं ठीक से महसूस नहीं कर पाऊंगी, तुम समझ रहो ना मेरी बातों को, मदहोश युवाना ने कहा और अंश के बालों को कसकर पकड़ उसके सिर को अपनी सीने में समा लिया। वही अंश को थोड़ा सा बुरा लगा, वो युवाना की फीलिंग्स को समझता था, क्योंकि अभी अभी उसे भी ऐसी फीलिंग्स आती थी। युवाना ने खुद को और अंश को चादर से कवर कर लिया और अंश को अपने सीने से लगाकर सो गई। अगली सुबह जब युवाना की आंखें खुली तो उसने अपने सीने पर देखा, जहां उसका मासूम पति शायद आज बहुत ही ज्यादा सुकून से सो रहा था। सच में आज पहली बार अंश सुकून से सोया था। एक मजबूत और सेफ बाहों के घेरे में युवाना ने मुस्कुराते हुए अंश के बालों को चूमा और घेरे से उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा, प्यारे पति देव चलो अब उठो, हमें कहीं जाना है। उसके 1-2 बार बोलने पर अंश ने अपनी आंखें घेरे से खोली और उबासी लेते हुए युवाना को देखा। मेरा बच्चा, युवाना ने अंश की नाक खींचते हुए प्यार से कहा। अंश ने अपनी नाक को युवाना की खुली उभारों में सहलाया, क्योंकि उसकी नाक को दर्द हुआ। अंश की हरकत देख युवाना ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, डू यू वॉन्ट इट। युवाना की इंग्लिश में कही बात तो अंश को समझ नहीं आई, क्योंकि उसने अपनी हालत के कारण कोई पाए नहीं की थी। पर युवाना की हरकत देख वो समझ गया और शर्मा कर युवाना के सीने में ही मुंह छिपा लिया। यार ये लड़का इतना मासूम क्यों है, युवाना मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद युवाना अंश को एक लोअर और टी-शर्ट पहना रही थी और उसके कपड़े पहनाने के बाद युवाना ने अंश के सामने अपने कपड़े उतार दिए। अंश ने गहरी सांसें लेकर अपना गला गिला किया, उसने नजरें फेर ली, जानबूझकर अपनी अदाएं दिखा रही थी। कुछ हिले ना हिले लेकिन तुम्हारा जूनियर अपनी हरकत पर उतर ही आता है, युवाना ने अंश को छेते हुए कहा और अपने जिम वाले कपड़े पहनने लगी। वही अंश ने के कान गर्म हो गए। तैयार होने बाद युवाना लिफ्ट से अंश को लेकर नीचे आए, जहां डाइनिंग टेबल पर यामिनी, अर्धव, किरण और देवांश जी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। जब सभी की नजर युवाना और अंश पर पड़ी तो सभी हैरान रह गए। देवांश जी ने युवाना को देखा तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए चले गए, जिसे देख यामिनी ने जब युवाना को देखा और कहा, राजपूत खानदान की बहुओं को ऐसे कपड़े पहनने की इज्जत नहीं है। उसने युवाना को घूरा। वही अर्धव तो बस ऊपर से नीचे तक युवाना को देख रहा था। वही अर्धव की नजरें अपनी खूबसूरत बीवी पर देख अंश की मुट्ठी कस गई, वो गहरी सांसें लेने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था, अर्धव पर भी और युवाना पर भी ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत फिर कभी नहीं दूंगा, अंश ने मन ही मन ठान लिया। वही युवाना ने जब यामिनी की बात सुनी तो उसने मुस्कान के साथ कहा, सासू माँ सुबह सुबह मेरा आपके साथ बहस करने का कोई मूड नहीं है, समझी आप, कहकर युवाना चली गई। ओफो, इस घर में किसी की कोई इज्जत ही नहीं है, किरण ने ब्रेकफास्ट करते हुए यामिनी का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। यामिनी ने गुस्से से कहा, लड़की अपनी औकात मत भूल, समझी, 2 कौड़ी की कॉल गल कही कि यहाँ रहना है तो अपनी औकात याद रख रहना। वही दूसरी तरफ महल के गार्डन में युवाना अंश को लेकर आए और अंश के होठों पर लाइट किस कर कहा, आज से हम रोज सुबह एक्सरसाइज करेंगे जिससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ओके। अंश बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाने लगा। युवाना मुस्कुराते हुए अंश के हाथों की एक्सरसाइज करने लगी। पहले पहले तो अंश को दर्द हुआ पर उसने सह लिया, क्योंकि उसे अब ठीक होने की वजह मिल गई थी। वो जल्दी ठीक होना चाहता था। युवाना अंश को एक्सरसाइज करा रही थी कि तभी वहां युवाना का पा आया। मैम, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया, हम उसके घर गए थे लेकिन उसके घर को ताला लगा हुआ था और पूछताछ करने से पता चला कि वो 2-3 पहले ही घर छोड़ कहीं चला गया है और कहा गया है किसी को नहीं पता, पिए राघव ने कहा। तो पता लगाओ रावग, मुझे वो जिंदा चाहिए, अपने सामने, दुनिया के किसी भी कोने में छुपा क्यों ना हो, घसीटते हुए मेरे सामने लाओ उसे, युवाना ने अंश को एक्सरसाइज करवाते हुए कहा। जी मैम, आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द वो आपके कदमों में होगा, राघव ने कहा। युवाना ने उसे जाने का इशारा किया। अंश को तो कुछ समझ नहीं आया लेकिन वो टुकुर टुकुर युवाना को देखने लगा। ऐसे मत देखो डार्लिंग वरना तुम्हें खा जाओगी, युवाना ने गुर्राते हुए कहा। अंश हड़बड़ा गया। वही अपने कमरे की बालकनी से यामिनी ये सब देख रही थी। वो कमरे के अंदर आए और उसने अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। 2 रिंग बाद जब कॉल रिसीव हुआ तो यामिनी ने भारी आवाज में कहा, वो तुम्हें पागल कुत्ते की तरफ ढूंढ रही है, इसलिए जहां हो वही रुको और अपना फोन वोन सब बंद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पके जाओ और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाऊंगी, समझे, कहकर यामिनी ने गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वही किरण जो दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। अब आगे कुछ देर बाद युवाना अंश को एक्सरसाइज कराकर महल के अंदर लेकर आती है। वह देखती है कि यामिनी सोफे पर बैठी मौजनन पढ़ रही है और किरण उसी के पास बैठी टेबल पर रखे नमकीन खा रही है।
उन दोनों को एक नज़र देख युवाना ने गहरी सांस ली और कुक को बुलाकर उससे कहा, मेरा और अंश ब्रेकफास्ट ऊपर हमारे कमरे में भिजवा देना, और हाँ, मुझे ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग और एवोकाडो को टोस्ट पसंद है, और मेरे अंश के मिक्स्ड फ्रूट सलाद और उसमें थोड़ा सा ही हनी डालना। अंश ध्यान रहे हैं कि कोई भी फल खराब ना हो, समझी। कहते कहते युवाना ने उस कुक को घूरा जैसे कह रही हो, अगर मेरे अंश के ब्रेकफास्ट में कोई भी गलती हुई तो तुम्हें मैं जिंदा जमीन में दफना दूंगी। युवाना की बात सुनकर कुक ने जल्दी से कहा, डोंट वरी मैम, मैं अपना काम ठीक से करूंगी। उसकी बात सुनकर युवाना ने उसे जाने का इशारा किया और अंश को ऊपर लेकर जाने लगी। तभी उसके कानों में यामिनी की आवाज पड़ी जो कह रही थी, अंश को डॉक्टर ने 3 टाइम सिर्फ सूप पीने के लिए कहा है, ये फलवल उससे चबाए नहीं जाते, इसलिए तुम उसकी डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। यामिनी ने युवाना की पीठ को घुरा। डॉक्टर ने तो अंश को हेल्दी फूड देने को सजेस्ट किया था, पर यामिनी अंश को 3 टाइम सिर्फ सूप ही पिलाती थी ताकि वो ठीक ना हो और धीरे धीरे मर जाए, जिसे अंश का शरीर पौष्टिक आहार ना मिलने पर कमजोर पड़ गया था। युवाना के कदम वहीं रुक गए। वो पलटी और यामिनी को देखा जो उसे ही देख रही थी। युवाना की एक आईब्रो ऊपर चढ़ गई। सौतेली सासू माँ, जिस अंश की आप बात कर रही है वो अब मेरा पति है, उसका अच्छा बुरा मुझे समझ आता है, तो प्लीज आप मुझे युवाना सूर्यवंशी राजपूत को ज्ञान न दे तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। और रही बात डॉक्टर की, तो यामिनी को घूरते हुए उसके पास आकर घिरे से, जिस दिन वो मेरे हाथ लगेगा उस दिन आपको और आपके बेटे को उठाकर बाहर फेंक दूंगी, कहकर युवाना जाने लगी। बहू रानी, इतना घमंड अच्छा नहीं, वरना क्या पता इस घमंड के चलते एक दिन तुम ये शतरंज का खेल हार जाओ। यामिनी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। हार कौन रहा है ये सभी को पता है, इसलिए सासू माँ आप ही बेवजह का घमंड सिर पर चढ़ाकर घूम रही है, युवाना ने कहा। तो किरण की हंसी छूट गई। अपने ऊपर किरण को हंसते देख यामिनी ने उसे गुस्से से घूरा। जब जुबान में बोलने के लिए दम ही नहीं तो अपना मुंह खोलती ही क्यों है, जब से आए हूं तब से देख रही हूं आपकी बेइज्जती, किरण ने हंसते हुए कहा। 2 कौड़ी की लड़की, निकल मेरे घर से, यामिनी ने गुस्से कहा और किरण की बाजू पकड़ उसे घर से बाहर निकालने लगी। तभी किरण ने अपनी बाजू छुड़वाए और कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं अब राजपूत खानदान की छोटी बहू, समझी बुढ़िया, और अगर जबरदस्ती मुझे निकालने की कोशिश की तो महिला मंडल को लेकर आओगी, समझी खुसट बुढ़िया। किरण ने बुढ़िया शब्द पर जोर देते हुए कहा और अपने बाल झटक चली गई। वही अंश और युवाना के कमरे में वॉशरूम में अंश और युवाना बाथटब में बैठे थे। दोनों नेक्ड थे। युवाना के सीने से अंश लग बैठा था। युवाना उसकी बॉडी पर शावर जेल लगा रही थी। अंश, डीलिंग, आज मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है जिसलिए शाम को निकलना है मुझे, 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी, युवाना ने अंश के सिर पर शैम्पू लगाते हुए घिरे से कहा। वही अंश जो सुकून से आंखें बंद कर युवाना के सीने लग बैठा था। युवाना की बात सुन झट से अपनी आंखें खोली, युवाना को देखा और उसकी गर्दन में चेहरा छिपा लिया जैसे कह रहा हो, मत जाओ युवी। अंश की घबराहट भापते हुए युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। ये लड़का अब उसके बिना अपनी जिंदगी का एक पल भी नहीं बता सकता। युवाना के चेहरे पर इविल स्माइल थी। अंश प्यार का भूखा था और 2 दिन में मिले युवाना के प्यार की अब उसे आदत पती जा रही थी। यही तो युवाना चाहती थी कि इस लड़के को उसकी आदत ऐसी हो जाए कि उसे दूर होने के ख्याल से ही अंश की रूह से लेकर जिस्म तक कांप उठे, जैसे अभी अंश का जिस्म कांप रहा था। उसकी कंपन युवाना को सुकून दिला रही थी। न्यूयॉर्क वाली दिल तो युवाना ने ऑनलाइन तय की थी, क्योंकि अंश को वो अब अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। अंश ने युवाना की गर्दन में चेहरा छिपाकर उससे चिपक गया, मानो उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देगा। अचानक से अंश पैनिक करने लगा। उसकी बॉकी की कंपन बढ़ गई, मानो उसे करंट लगा हो। ममा मत जाओ युवी, अंश ने पैनिक करते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा। वही अंश की हालत देख युवाना ने झट से उसे खुद में समा लिया। उसके बालों को सहलाते हुए प्यार कहा, शशश शांत हो जाओ, मैं यही हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, शशश शांत शांत। युवाना ने अंश के बालों को सहलाया। अंश की आंखों में आंसू थे, वो दिले घिरे शांत हो गया। युवाना ने अंश के चेहरों की को हाथों में भरा और पहले उसकी आंखों को एक एक कर चुमा, फिर उसके माथे और फिर उसके होठों को। ड्रोमत में मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, ना आज ना कल और ना कभी, तुम तो मेरी जान हो जान, युवाना ने कहा और अंश को अपने सीने से लगा लिया। तभी अंश ने अपने कैप्ते हाथ से अपनी छोटी उंगली को टेढ़ा कर आगे बढ़ाया। वो युवाना से प्रोमिस मांग रहा था कि वो कभी उसे छोड़कर ना जाए। युवाना ने अंश की मासूम हरकत देखी तो मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में अपनी उंगली उलझाते हुए कहा, प्रोमिस। अंश बच्चों की तरह मुस्कुराने लगा। ओ मेरा बच्चा, युवाना ने अंश की नाक को खींचते हुए प्यार से कहा, पर नाक में दर्द होने के कारण अंश ने युवाना को घूरा। युवाना ने आंखें छोटी कर उसे देखा और उसके होठों को झट से पकड़ लॉलीपॉप की तरफ चूसने लगी। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए। अंश ने इस वक्त बाथरोब पहन रखा था और युवाना ने अपने बदन पर टॉवल लपेट रखा था।
युवाना सबसे पहले अपने कपड़े निकाले और अंश की तरफ पीठ की और अपना सिर घुमाकर अंश को देखते हुए अपने जिस्म से टॉवल हटा दिया। अंश जो युवाना को देख रहा था उसकी नजरें युवाना पर ही रुक सी गई। अंश की नजरें अपने ऊपर पाकर युवाना के होठों पर मुस्कान तैर गई। एक एक कर अंश के सामने युवाना ने अपने कपड़े पहने। युवाना ने एक व्हाइट कलर का सेमी लॉन्ग जंपसूट पहना था। खुद के तैयार होने के बाद युवाना ने अंश को एक टी शर्ट और पैंट पहना दी और उसे शूज पहनाकर रेडी किया। तब तक ब्रेकफास्ट भी आ गया था। युवाना ने अंश को पूरा फ्रूट सलाद खिला दिया और अपना भी ब्रेकफास्ट किया। तभी युवाना की नज़र टेबल पर रखी अंश की दवाइयों पर गई। उसे देख युवाना ने उन मेडिसिन को अपनी जेब में रखा और अंश को लेकर महल के पीछे वाले हिस्से में चली गई। वहीं दूसरी तरफ किरण यामिनी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। अब आगे किरण ने धीरे से यामिनी और देवांश जी के कमरे का दरवाजा धकेला और चोरों की तरह अंदर आए। अंदर आकर कमरे को देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरा बहुत बड़ा था। बड़ा बेड, ड्रेसिंग टेबल भी काफी शानदार था। किरण की नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखे यामिनी के सोने के कंगनों और मेकअप पर गई, जिसे देख किरण मुस्कुराते हुए मिरर के सामने चेयर पर बैठ गई और होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए खुद से ही कहा, खुसट बुढ़िया मरने की जगह यहाँ इस बड़े से महल में अभी तक आराम से जी रही है। हुहू अगर जल्दी मरेगी नहीं तो इस सब में राज कैसे करूगी। किरण का कहते कहते मुंह बन गया। उसने अपने होठों को गोल किया और मस्कारा उठा लिया। अगर छोटा सा लगा लूंगी तो उस बुढ़िया के का कुछ चला नहीं जाएगा, कहकर किरण ने मरकारा लगा लिया। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जिसे देख किरण बड़ी अदा से खड़ी हुई और अलमारी को खोलकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाय, इतनी महंगी और खूबसूरत साड़ियां। किरण ने आहें भरते हुए एक साड़ी ली और अपने ऊपर डालकर देखी। हाय किरण, तेरे ऊपर आकर ये साड़ी तो और भी खूबसूरत हो गई। एक काम करती हूँ, इसे रख ही लेती हूँ, बुढ़िया का बाद में देखेंगे। किरण ने वो साड़ी साइड में रख दी। वो अलमारी की तरफ मुड़ी, तभी उसकी नज़र सामने लॉकर पर गई, पर पासवर्ड होने के कारण उसका मुंह उतर गया। वो जैसी ही दूसरी साड़ी लेने लगी थी कि तभी अचानक से किसी ने उसके बालों को कसकर पकड़ और उसे जमीन पर गिरा दिया। भिकारन कही कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे कमरे में आकर मेरी चीजों को छुए। यामिनी ने जमीन पर गिरी किरण को देखते हुए गुस्से से कहा। वही किरण गुस्से से खड़ी हुई और उसने दांत पीसते हुए कहा, चुड़ैल, वही सिर्फ देखी तो रही थी, कौन सा तेरा कमरा उठाकर भागी चली जा रही थी जो तेरी इतनी जल रही है। किरण ने अपनी कमर को सहलाया। उसकी कमर पर चोट लगी थी। यामिनी ने गुस्से से किरण के बालों को पकड़ा और खींचते हुए उसे कमरे से बाहर धक्का दिया और गुस्से से कहा, तेरी यही औकात है समझी, कहकर उसने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। किरण ने दरवाजे को घूर कर देखा और दांत पीसते हुए कहा, साली यामिनी, तू मेरी औकात मुझे बार बार याद दिलाती है ना, लेकिन अब मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगी। वो दंदनाते हुए चली गई। वही कमरे के अंदर यामिनी ने वो साड़ी जो किरण ने साइड में रखी थी उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में डालते हुए कहा, इन दोनों लड़कियों का मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब मेरा राज देवांश के सामने होगा और मैं मेरा बेटा घर से बाहर होंगे। कहते वक्त यामिनी के चेहरे पर दो एक्सप्रेशन थे, एक गुस्से का तो दूसरा अपने राज के सामने आने का। वही दूसरी तरफ महल के पीछे वाले हिस्से में युवाना और अंश दोनों सोफे पर बैठे थे। युवाना अंश के पैरों की मसाज कर रही थी ताकि अंश के पैरों की जाम हुई नसें ढीली पड़ जाए और वो अपने पैरों की हलचल कर सके। अंश काफी हैंडसम था, पर बीमारी और ठीक से खाना ना मिलने के कारण वो काफी पतला हो गया था। फिर भी युवाना की जान था वो, क्योंकि युवाना उसके रंग रूप को नहीं उसकी मासूमियत फिदा थी। जल्दी से ठीक हो जाना और जल्दी ही मेरी गोद भर देना। युवाना ने शरारती स्माइल करते हुए अपने थरकी हाथों को अंश की कमर के आसपास फिराते हुए कहा। अंश जो आराम से बैठा था उसके कान जलने लगे। वो इधर उधर देखने लगा। पहले कभी उसके साथ ऐसी बातें और हरकतें किसी ने नहीं की थी। अंश को शर्माते देख युवाना ने उसके ऊपर घिरे घिरे झुकते हुए उसके गालों पर उंगली फिरते हुए घिरे से सेक्सुअल वाइज में कहा, शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे ठीक होने के बाद संन्यास ही ले लोगे। अंश के होठों के करीब बढ़, क्या ठीक होने के बाद तुम नहीं चाहोगे कि मैं पूरी तरह से बिना कपड़ों के बिस्तर पर तुम्हारा नीचे मीठे दर्द भरी सिसकियां भरूं और तुम मेरे ऊपर हाफते हुए मेरी गहराइयों में जाते रहो। कहते वक्त युवाना के भाव ऐसे थे मानो जो उसने कहा है वो सच में अभी उसके साथ हो रहा हो। उसके चेहरे पर मदहोशी भरी थी। उसके हाथ अंश की टी शर्ट के अंदर उसके सीने को सहला रहे थे। वही हमारे अंश बाबू की हालत तो खराब हो रही थी। वो अपना गला गिला कर रहा था बार बार, क्योंकि युवाना जो उसके ऊपर झुकी हुई थी उसकी उभारों हल्की हल्की दिख रही, जो अंश को अलग ही फीलिंग से भरी रही थी। आहा अंश डार्लिंग, आई थिंक आई नीड योर पेनिस, युवाना ने अचानक से अंश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। युवाना की बात सुनकर अंश के होठों के कोने मुड़ गए। मेरे जैसी तुम भी मेरे प्यार में पागल हो रही हो युवी, अंश ने मन ही मन खुद से ही कहा। यह पहली बार था जहां अंश के चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि युवाना ने जो कहा वो जल्दी से करे ऐसे भाव थे।
क्योंकि कल रात जो युवाना की हरकत से उसे एक्सपीरियंस मिला था वो दुनिया का हर आदमी बार बार चाहेगा। अंश के मामले में ये बात तो नॉर्मल थी। फिर युवाना धीरे धीरे नीचे बने लगी और वो अंश की कमर पर से उसका लोहा उसकी आंखों में देखते हुए नीचे करने लगी थी कि तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज पड़ी। अंश और युवाना दोनों अड़स से उछल पड़े क्योंकि दोनों तो रोमांस की दुनिया में खो गए थे। युवाना ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि राघव दूसरी तरफ मुंह कर खड़ा था। जब वो आया दो सामने का नजारा देख वो हड़बड़ा गया और गलती से उससे साइड में रखा वाज गिर गया। महल का पीछे का हिस्सा खुला था जहां पुल था और उसके पास सोफे रखे हुए थे। युवाना ने राघव को देख गहरी सांस ली और अंश को देखते हुए कहा, रात में आराम से करेंगे अंश डार्लिंग। वो खड़ी हुई और ठीक से बैठ गई। अंश राघव को देख सिर झुका कर ही बैठ गया। अब तुम इधर देख सकते हो, युवाना ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर राघव की पीठ को घूरते हुए कहा। वो चीख गई थी क्योंकि माहौल इतना अच्छा बना हुआ था जो राघव ने खराब कर दिया। हम राघव ने अपना गला साफ किया और कहा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, उसने अंश को देखते हुए कहा जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अंश शर्मा रहा था जिसे देखकर युवान ने सर्द आवाज में कहा, अंश राजपूत मुझे तुम्हारी झुकी नजरें बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले बात अलग थी लेकिन अब बात अलग है। अब तुम युवाना सूर्यवंशी के पति हो और तुम्हें सामने वाले की आंखों में देखना सीखना चाहिए। उसने अंश को लगभग डांटा। अंश ने युवाना की बात सुनकर घबराते हुए ऊपर देखा जिसे देख युवाना ने अपना सिर नामे हिला दिया। उसने अपने पास रखी मेडिसिन राघव को देते हुए कहा, लब में इन मेडिसिन को टेस्ट कराकर पता लगाओ कि ये मेडिसिन किस बीमारी की है। राघव ने वो मेडिसिन ली और कहा, कल सुबह तक इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी मैम। हम क्या उसका पता चला? युवाना ने कहा। नहीं मैम, अभी तक तो नहीं, राघव ने सिर झुकाकर कहा। राघव मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपना काम दिए वक्त पर ना करे, युवाना ने घूरते हुए सर्द आवाज में कहा। सिर्फ 3 दिन दीजिए मैम, मैं उसे लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा, राघव ने कहा। युवाना ने उसे जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद युवाना की नजर अंश पर गई जो घबरा रहा था। युवाना की बातों की टोन अंश को अच्छी नहीं लगी। युवाना ने गहरी सांस ली और अंश के सिर को अपनी गोद में रख प्यार से कहा, अंश जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई पर तुम्हें खुद को बदलना होगा मेरी जान। तुम्हें स्ट्रोंग बनना होगा ताकि तुम यामिनी और अर्धव से तुम किए हर जुल्म का बदला ले सको। जब तुम बदला लोगे तो देखना तुम्हारे मन को कितना सुकून मिलेगा। अंश की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में, जो भी हमारे सामने औकात भूल कर खड़ा हो तो उसे उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और अपना बदला लो और ऐसा लो कि यामिनी और अर्धव को जीते जीते नर्क दिए। कहते वक्त युवाना की आंखें ही आग उगल रही थी। वही युवाना की बात सुनकर अंश की आंखों भी गहरी हो गई। रात का वक्त था। महल में डाइनिंग टेबल पर देवांश जी, यामिनी और अर्धव किरण डिनर के लिए बैठे हुए थे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और युवाना अंश की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए वहां आए। देवांश जी को छोड़ यामिनी और अर्धव हैरान थे। क्या बात है, हमें देख आपके चेहरे का रंग क्यों उठ गया सासू माँ? युवाना ने डाइनिंग टेबल की एक चेयर हटाकर वहां अंश को बिठा दिया और खुद उसके करीब चेयर पर बैठ गई। तुम अंश को लेकर नीचे क्यों आए? यामिनी ने कहा। उसकी बात सुनकर युवाना के आईब्रो ऊपर हो गई। उसने घूरकर यामिनी को देखा तो यामिनी की नजर देवांश पर गई जो भी उसे घूर रहे थे। मेरा मतलब है अंश हमेशा अपने कमरे में डिनर करता है इसलिए, यामिनी ने अपनी बात संभालते हुए कहा। उसकी बात पर युवाना ने हैरानी से कहा, ओ ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब से मेरे अंश का ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों यही होगा, बल्कि उस चेयर पर होगा। युवाना ने सर्द निगाहों से हेड चेयर को देखा जहां देवांश जी बैठे थे। ये क्या बकवास है? वो चेयर डैड की है, वो इस घर के बड़े हैं समझी, और हाँ बार बार तुम्हारी ये हरकतें हम सहन नहीं करेंगे, अर्धव ने रोज से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने दांत पीसकर कहा, मिस्टर अर्धव राजपूत, भूलो मत, इस घर का मालिक मेरा पति अंश राजपूत है और उसका पूरा हक है उस चेयर पर बैठने का, और अगर उसका हक उसे नहीं मिला तो मैं घिरे से सनकी स्माइल करते हुए तो मैं उसे छीन लूंगी, क्योंकि जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती उसे मैं छीन लेती हूँ। सो नाव चॉइस इज योर। कहते वक्त युवाना ने देवांश जी को देखा जो चेयर पर से उठने ही वाले थे कि तभी अचानक से अंश ने अपने कैप्टे हाथ से व्हीलचेयर के बटन को धक्का दिया जिससे वो देवांश जी की तरफ जाने लगी। ये देख युवाना की आंखें तिखी हो गई।